रियल ब्रदर। हाँ, रियल ब्रदर। और उनका कांग्रेस कनेक्शन हाँ। आपकी राजनीति में कैसे असर डालता है? अपनी जब आइडियोलॉजी शिफ्ट करते हैं तो ऐसा वो ट्रिगर पॉइंट क्या होता है कि हमें बुराइयां बहुत बड़ी लगने लगती हैं कि जिन लोगों ने राजनीति में अपने पांव एक बार जमा लिए वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे हाथ से अब ये ना छूटे। क्या आप इसे डेमोक्रेसी की कमी मानते हैं? आप पर आरोप लगता है, आपकी सरकार पर आरोप लगता है कि आप तानाशाही करके इस फ्लड को रोकना चाहते हैं। क्या है सर ये? एक तरफ तो डराने वाली बात चलती है और एक तरफ आपके खिलाफ हर आदमी बोलता हुआ खुले में पाया जाए। कंगना रनौत के बयान को उन्हें बोलने से रोका जा रहा है, ऐसा मीडिया कवरेज में है। उनकी फिल्म के ऊपर सेंसर बोर्ड ने परमिशन देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, सरकार की ड्यूटी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कराए। फिर भी सरकार पर इस बात का प्रेशर क्यों आता है कि सरकार फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है? लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं सर कि देश में जो अपोजिशन है और अपोजिशन में जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से ज़्यादा फैमिली पॉलिटिक्स वाले हैं? उस सब कैटेगराइजेशन को ये मान करके कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और केंद्र सरकार इसे लागू कराना चाहती है बिकॉज केंद्र सरकार की मंशा है कि आगे चलकर SC ST को यूनाइट ना रहने दिया जाए। मैं तो अगेन यही कहता हूँ सर कि लोकतंत्र संकट में है, इसके लिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सोचना सबको है। तो सर आपको कमजोर तानाशाही मुबारक हो। आपके नज़रिए से क्या है ये? ऐसे में पहले जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल, फैसले दे देते हैं तो न्यायपालिका पर सवाल। सर आपने मीडिया को तो खरीद लिया, सर ये नाइंसाफी नहीं है। मणिपुर के मामले में भी अक्सर अपोजिशन ये लाइन उठाता है कि जब पश्चिम बंगाल का मामला होता है तो पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मणिपुर के मामले में पूरे देश भर में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किए? इनफ इज इनफ। फटाफट बताते जाइएगा कि आपको कौन सा चैनल पसंद है। मीडिया में इतनी जगह आप जाते हैं, कौन से एंकर के साथ आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है? सरकार से सवाल पूछते कौन से पत्रकार आपको यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा पसंद है? उन्हें 1 2 3 में कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। और आज इंस्पायरिंग इंडियन सीरीज में एक ऐसे यूथ नेता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आज हमारे साथ हैं, जिनसे आपको जानने का बहुत कुछ अवसर मिलेगा कि इतनी कम उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता के पद तक पहुंचने का तरीका, वहां पर उस पद पर रहते हुए राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका, विषय वस्तु की तैयारी। अगर आप में से भी कोई वहां तक पहुंचना चाहता है तो फिर क्या तरीके अपनाएं, वो सब बातें आज के इस खास सेशन में होने वाली है। स्वागत है हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी का। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आप उस प्रदेश से आते हैं, आप उस भूमि से आते हैं, वीरों की भूमि। दिल्ली के अलावा और उत्तर प्रदेश के अलावा, क्योंकि मैं वोटर उत्तर प्रदेश का हूँ, रहता दिल्ली में हूँ, पर सबसे ज़्यादा मेरी जहाँ सक्रियता रहती है वो राजस्थान ही है। तो राजस्थान के लोग और विशेष करके जयपुर के लोग, उनका बड़ा स्नेह रहता है मुझ पर। और जब भी मैं जाता हूँ तो जयपुर के लोग जो है वो स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ते। और आपने मुझे आमंत्रित किया है और आप स्वयं यहाँ पे पधारे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक अवसर है कि चलिए राजस्थान के लोगों के साथ फिर से बातचीत करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। राजस्थान की परिपाटी में है अतिथि देवो भव, और आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाती बातों में एक लाइन बोली कि आप वोटर यूपी के हैं लेकिन नाम में पूना वाला है और पूना महाराष्ट्र रहता दिल्ली में हूँ और काम राजस्थान का है। आप पूरी तरह से सर सक्रिय राष्ट्रीय राजनीति में मिनी इंडिया का प्रतिबिंब हूँ मैं। बहुत बढ़िया। और ये केवल भाजपा में हो सकता है। ओके। कि एक व्यक्ति जिसके परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है जी, मुस्लिम परिवार से निकला, वो भी मुस्लिम परिवार में भी आगा खानी सेक्ट से। बहुत छोटी सी सेक्ट, सब सेक्ट है ये शिया सेक्ट में। आगा खानी बहुत ही कम मात्रा में आपको मिलेंगे पूरे देश में, पूरी दुनिया में। पर ऐसे व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जी, सरकार में तीसरी बार आती है जी, उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने का अवसर मिलने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। कांग्रेस में मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था। बहुत सही सर। सर मैं आपका जब थोड़ा सा सर्च कर रहा था, सर्वे कर रहा था, तो मैंने एक जानकारी जुटाई कि आपके नाम के पीछे भी एक स्टोरी है। सर प्लीज वो हमारे लिसनर्स को बताएं कि कैसे, क्योंकि बहुत से लोग आजकल के टाइम में झुनझुन वाला सुनते आए हैं, अब पूना वाला सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि मेरे जो पिताजी थे, जिनका देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था, जब मैं मात्र 5-6 साल का था, तब उनकी आयु ज़्यादा नहीं थी। हमारी ओरिजिनल सरनेम जो है, हमारा जो ओरिजिनल नाम है, जो मेरे कज़िन्स आज भी अपना
जानते हैं वो जमादार है। ओके। तो जमादार मतलब अब कई जगहों पर जमादार जो अगर आप देखेंगे तो टॉयलेट क्लीनिंग वगैरह जी, का जी। काम होता है। कई कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताया गया कि जो टैक्स कलेक्टर्स थे उनको भी जमादार बोला जी, जाता है, जी, पर जी। एनीवेज हमारे यहाँ पे तो वो ओबीसी भी उस वर्ग में आते हैं, कई प्रदेशों में भी ओबीसी वर्ग में आते हैं। पर मेरे पिताजी की ये सोच थी कि जब उन्होंने मतलब कम उम्र में उनके भी फादर की डेथ हो गई थी, लगभग 1920 की एज में उन्होंने काम शुरू किया, तो उन्होंने पूनावाला सरनेम अपने आप से अपनाया था। ये हमारे कोई पुश्तैनी सरनेम नहीं है, ओके। ये मेरे फादर ने अपने आप से सरनेम ले लिया था, क्योंकि हो सकता है कुछ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हुआ होगा उस समय पर, तो उन्होंने ये सरनेम अपनाया था। तो इस प्रकार से, क्योंकि हम पूना में रहते हैं तो पूना वाला जियो स्पेसिफिक टैग हो गए हम लोग। तो लोग अक्सर कहते हैं कि भाई तुम पूना छोड़ के आ गए, तो मैं कहता हूँ पूना छोड़ के तो आ गया, साथ पर लेके पूना नाम है। मुझसे नहीं छूट सकता, क्योंकि मेरे नाम में पूना वाला है। जी। वैसे पारसियों के भी सरनेम होते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं पारसी हूँ। ओह, मैं यस। पारसी नहीं हूँ, मैंने जी। मतलब जिंदगी भर कहता रहता हूँ मैं पारसी नहीं हूँ। हाँ, वैसे पारसी लोग जो है हमारे मित्र अच्छे हैं, जी। जैसे साइरस पूनावाला, जो आदर पूनावाला जिनकी कंपनी ने हाँ, वैक्सीन यस, बनाई है यस, सीरम, यस, यस, यस। वो पारसी है। ओके। और पारसियों के भी सरनेम होते हैं, हमारे जैसे आगा खानियों के भी होते हैं। हाँ। बोरा मुस्लिम जो होते हैं, हाँ, 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 हाँ। जो समुदाय मोदी जी के बहुत करीब मानी हाँ, जाती है, हाँ, हाँ, उनमें भी ये गुजरात, सरनेम राजस्थान। होते हैं। वो भी जी। शिया है बोरा, ओके। पर वो एक अलग सबसेक्ट है, हम लोग एक अलग सबसेक्ट है। अच्छा, ये हैरानी की बात यह है जी। कि देखिए राहुल गांधी जो है जातिवादी हिंदू समाज में तो खोजते रहते हैं, मुस्लिम में कितने सबसेक्ट सेक्ट है। शिया सुन्नी तो है, सब जानते हैं, ठीक है। शिया में भी अलग अलग सबसेक्ट है, सुन्नी में भी बहुत सारे फिरके हैं। तो ये इतने सारे डिविजन्स यहाँ पर भी है, पर और पसमानदा भी है और सैयद भी है। पसमानदा मेजोरिटी है, जो 85% है, जो पिछड़ी मतलब वर्ग से आते हैं, इकोनॉमिकली लोअर क्लास है, जी। कास्ट नहीं है, क्लास है वो। जी। पर उसके बारे में कोई बात नहीं होती, केवल हिंदू समाज के विषय में ही जातियों को लाकर जी। विभाजन करने की बात होती है। जी। तो ये भी एक अलग बात है और उस पर भी चर्चा होगी। सर, आपके भाई, रियल ब्रदर, हाँ, रियल ब्रदर, और उनका कांग्रेस कनेक्शन हाँ। आपकी राजनीति में कैसे असर डालता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि उनकी शादी जो थी वो मोनिका हमारी भाभी है उनसे हुई, जो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई है, रिलेटिव है उनकी। तो उस समय पर वो शादी हुई थी उनकी, तो जब मैंने बगावत की तब उन पर काफ़ी कुछ प्रेशर आया होगा, जिसकी वजह से हम लोगों के रास्ते अलग हो गए। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि वफादारी हम दोनों में मिल कूट कर है। ठीक है। वो परिवार के प्रति वफादार है, मैं देश के प्रति। वो परिवार में देश खोजते हैं, मैं देश में परिवार खोजता हूँ। बहुत सही सर। सर, कई बार जब आपके पुराने इंटरव्यूज देखे जाते हैं और आज के समय में जब इंटरव्यूज देखे जाते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया जाता है कि आप जब भी किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, चाहे दोस्ती में है, चाहे परिवार में है, पार्टी में है, तो हमें अक्सर ये पता होता है कि इस मित्र में ये अच्छाइयाँ हैं और ये बुराइयाँ हैं। ये हर केस में है सर। मतलब अगर किसी दोस्त के साथ समय बिता रहा हूँ, तो मुझे अगर वास्तविकता में उसे दोस्त कहना है, इसका मतलब है कि उसमें मुझे कुछ बुराइयां भी पता हैं। हाँ। ऐसे केस में सर, जब आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई होगी, क्योंकि मैं जर्नी भी अपने दर्शकों को आपकी बताऊंगा कि आप 16 साल की उम्र में राजनीति को अपना कैरियर बनाए थे, तो आपने जैसे जैसे कांग्रेस के करीब जाना शुरू किया, आपको बुराइयां शुरुआत में भी पता चली होंगी। सर, ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी जब आइडियोलॉजी शिफ्ट करते हैं, तो ऐसा वो ट्रिगर पॉइंट क्या होता है कि हमें बुराइयां बहुत बड़ी लगने लगती हैं और अच्छाइयां कम लगने लगती हैं? इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये था कि आपने जैसे बताया, मैंने 15-16 की उम्र से NSUI के माध्यम से, जो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया है, जो कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग है, उसमें योगदान देना शुरू कर दिया था। उसमें मैं सक्रिय था पुणे में, फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस में, उसके बाद मेन कांग्रेस में मैं आया। और 16 वर्ष से शुरू करते करते 26, 27, 28, 10, 12 साल मैंने, उससे ज़्यादा मैंने समय दिया उसमें। उस समय पर राहुल गांधी ने 2004 में राजनीति में आने का शुरू हुआ उनका दौर। पहली बार वो सांसद बने, उसके बाद 2009 में वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज यूथ कांग्रेस और NSUI के बने जी। उस समय पर उन्होंने हमसे कहा था, हमें वादा किया था कि हालांकि मैं प्रोडक्ट ऑफ डायनेस्टी हूँ, तब भी मुझे लगता था कि यार ये कितना अनफेयर है। हम यहाँ पे 5 साल बिता दिए NSUI में हमारी एड़ियाँ घिसते हुए, और कोई आता है सांसद बन जाता है, कोई बेटा बन जाता है। उस समय पर यंग टर्क्स भी आप देखो तो सारे किसी के बेटे और भतीजे ही थे। मैं बीच में टोकूं? बोलिए ना। सर, डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने हॉस्पिटल बनाया है, तो ये हॉस्पिटल मेरा घर का कोई व्यक्ति संभाले।
कॉन्ट्रैक्टर अपने बच्चों को कॉन्ट्रैक्टर बनाना पसंद करता है, क्योंकि एक एडवांटेज होता है कि उन्हें पता होता है कि विरासत में जो मिला है। लॉयर अधिकांश अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। सर, राजनेता अपने बच्चों को राजनीति क्यों ना सिखाएं? क्योंकि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो वो एग्जाम देकर बनता है, कंपटीशन करता है सीट्स के लिए, पढ़ाई करता है, कैपेबिलिटी प्रूव करता है, तब डॉक्टर बनता है। ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने हाथ रख दिया अब ये डॉक्टर बन जाएगा, मेरे डॉक्टर की क्लिनिक पे बैठ जाएगा। आप जाओगे क्या इलाज कराने अगर उसका डिग्री नहीं हुई? ठीक बात है। लॉयर के भी केस में वही है। हाँ, स्टार्टिंग का एडवांटेज मिल सकता है, वो कुशनिंग फैमिली का मिल सकता है, पर एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिवली compete करके आपको लॉयर की डिग्री या डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ती है। आपने तीसरी भी उदाहरण दिया कॉन्ट्रैक्टर या बिजनेस में। वो कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस जो कर रहा है वो अपना प्राइवेट कर रहा है, ये पब्लिक स्पेस की बात नहीं हो रही। अब आते हैं पब्लिक डोमेन में। पॉलिटिकल पार्टी कोई धंधे का गल्ला नहीं है कि वहाँ पे मैं रिटायर हो गया तो मेरा बेटा देखेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो बैठा ही है। मतलब आप कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मान रहे हैं? नहीं, या गल्ला मान रहे हैं? मैं निवेदन कर रहा हूँ सर कि अगर किसी ने इलेक्शन के थ्रू अपने आप को प्रूव किया, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। तो इलेक्शन के माध्यम से प्रूव करना, तो अमेठी में तो आप इलेक्शन हारे ना, और पिछले 3 चुनाव तो आप हार रहे ना। 14 में आप हारे, 19 में आप हारे, 24 में भी हारे। अब लेबर पार्टी देखिए, आप थोड़ा यूके की पॉलिटिक्स फॉलो कीजिए। लेबर पार्टी में 2015 में एड मिलिबैंड हारा, रिजाइन करके गया ना, दूसरा कोई आया। फिर जेरेमी कॉर्बिन आया 2019 में, हारा तो रिजाइन करके गया, तब जाकर अब स्टाइमर आया ना। जब वो आए तब वो जीते, तब वो प्रधानमंत्री बने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में एक पॉलिटिकल पार्टी एज ए इंस्टीट्यूशन है, तो 3 बार आप फेल होने के बाद आप जश्न मना रहे हैं कि भाई तीसरी बार हमारी 99 आ गई। और जो ऐसे हाथ दिखाते हुए सुप्रिया सिन्हा जो है उत्साह में है, ये किसका उत्साह है? क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी दुनिया के कोने में आप देख लो जहां डेमोक्रेसी है, क्या इस बात को स्वीकारेगी कि आप 3-3 चुनाव हारो और तब भी आप कंटिन्यू करो? तो ये मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप चुनाव अपना व्यक्तिगत जीते हारे वो सवाल नहीं है। आप पार्टी के नेतृत्व में 3 बार चुनाव हराने के बाद रह सकते हैं क्या? मुझे बताइए कि लगातार अगर कोई कंपनी का सीईओ लॉस करता रहे तो सीईओ रहेगा? मैं नहीं रहेगा ना। हाँ, मैं सर निवेदन करूं कि कांग्रेस अपने इस पूरे वोट शेयर को बढ़ती हुई सीट में देखती है। 99 तक भी पहुंचना उनकी प्रोग्रेस में आता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अपोजिशन के नाम पर जिसको भी सरकार के प्रति समर्थन नहीं है, वो अपनी अभिव्यक्ति के रूप में विपक्ष को चुनता है। संभवतः इसीलिए विपक्ष एग्जिस्ट करता है। लोकतंत्र में, फ्लरिश लोकतंत्र में विपक्ष का यही महत्व है। जहां तक बात यूके की हमने एज ए रेफरेंस ली थी, सर यूके के अंदर से हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया तो सही, लेकिन वो बहुत प्रोग्रेसिवली आगे निकले। अब उन्होंने कंस्ट्रक्टिवली ये चीज मान ली है कि अगर कोई लॉ है उसका फेलियर है तो वो मंत्री रेस्पॉन्सिबल है। हमारे देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है, नहीं पर शैडो कैबिनेट है वहां। अब देखिए, आप यहाँ मिसिंग है। उस विषय पे जाए उससे पहले जी, हमने उनका मॉडल अपनाया, ये बात ठीक है, पर यहाँ पे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 मुख्य राष्ट्रीय दल हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारी पार्टी 1980 से बनी, आज 2024 में है। कई बार हम लोग चुनाव बुरी तरह से हारे, जैसे 2009 में बुरी तरह से हारे। अडवाणी जी जैसे बड़े नेता भी उन्होंने आगे बढ़ने दी ना पार्टी को। आप देखिए पिछले 30 वर्षों में कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। अडवाणी जी के बाद राजनाथ जी के बाद गडकरी जी के बाद फिर से राजनाथ जी बने, फिर उसके बाद अमित शाह जी बने, नड्डा जी बने। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नड्डा जी के सुपुत्र अगले अध्यक्ष बनेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मोदी जी का कोई बेटा बेटी है वो प्रधानमंत्री बनेगा। पर कांग्रेस में पिछले कुछ वर्षों में आप बोलेंगे खड़गे जी की कितनी स्थिति है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, वो तो स्वयं ही प्रकट करते रहते हैं कि भाई मुझे तो सोनिया जी ने बनाया है। तो मुझे लगता है कि आप देखिए पिछले 40 वर्षों में और खास करके पिछले 30 वर्षों में सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद सोनिया जी, और जब बहुत प्रेशर बढ़ गया तो फिर खड़गे जी को नाम के लिए उन्होंने आगे कर दिया। तो क्या ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है या ये एक पारिवारिक एंटिटी? चलिए मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ, प्रियंका वाड्रा की क्या भूमिका है? उनको जनरल सेक्रेटरी कैसे बना दिया? वो जनरल सेक्रेटरी बन के आई तो 2 सीट हुआ करती थी 2019 में यूपी की, आज 1 सीट पे आ गई है। 2019 के चुनाव की बात कर रहा हूँ।
तो 24 में क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ लड़े तो कुछ सीटें बढ़ गई, पर तब वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज नहीं थी यूपी की। तो परफॉर्मेंस के आधार पर उनका जनरल सेक्रेटरी बने रहने का क्या औचित्य बनता है? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि राहुल गांधी, और मेरी बात जो अधूरी रह गई उस विषय में, कि राहुल गांधी जनरल सेक्रेटरी बने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के। उन्होंने कहा कि मैं हालांकि प्रोडक्ट ऑफ डायनेस्टी हूं, पर मैं यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म लाऊंगा, यहाँ पर मेरिटोक्रेसी लाऊंगा और यहाँ पर नॉन डायनेस्ट को जगह मिलेगी। पर 10 वर्ष के बाद जब मैंने देखा कि भाई जो उन्होंने वादा किया था और जो उन्होंने डिलीवर किया, यूथ कांग्रेस से लेकर कांग्रेस पार्टी में सभी जगह पर केवल किसी बेटा बेटी नेता के काबिज होकर रह गए थे। तो इसका मतलब कि पूरी तरह से उनका जो वादा था, उनकी जो बातें थी वो झूठी निकली। और तब जाकर एक निर्णय लेना पड़ा कि 10 वर्ष, देखिए आप इनिशियली एक मौका देते, एक समय देते, क्योंकि कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, उसमें भी अगर बदलाव लाना है, कुछ चेंज करना इस पे और है, उसमें डिटेल में। उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि जी। राहुल गांधी कोई मैजिक वॉन्ड से करेंगे। पर अब इतने वर्षों के बाद भी यदि वो पारिवारिक फर्म बनकर ही रहती है तो मुझे लगता है फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता था कि वहां पे अपना समय बर्बाद करो। ठीक है सर, मैं इसको ना थोड़ा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लेके चलता हूँ, क्योंकि वर्तमान टाइम में इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क हैं, अगर हम उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो संभवतः वहाँ भी अब पार्टीज या तो घरों से चल रही हैं, लेके शेख हसीना से ही। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिया उर रहमान की जो वाइफ हैं खालिदा जिया, अब वो संभवतः सक्रिय होंगी। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर सेम ऐसे ही भुट्टो परिवार सक्रिय है। ऐसे ही हम लोग राजपक्षे परिवार को श्रीलंका में सक्रिय देखते हैं। धीरे धीरे आसपास की सब जगह, क्या सर हम इसको और ज़्यादा ब्रॉडन करके निकलते हैं तो क्या ऐसा है क्या कि जिन लोगों ने राजनीति में अपने पांव एक बार जमा लिए, वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे हाथ से अब ये ना छूटे? क्या आप इसे डेमोक्रेसी की कमी मानते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये फ्यूडलिज्म है, ये कबीला कल्चर है। और लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर ये होता है, मोनार्की और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में अंतर ये होता है कि साथ एक वर्ड और ऐड कर दें, दैट इज भीड़ तंत्र। अब तीनों को अंतर में लेके चलते हैं। चलिए, पर उस पे आते हैं क्योंकि वो इससे थोड़ा अलग हो जाएगा। भीड़ तंत्र तो देखिए, कोई सभ्य समाज में और रूल ऑफ लॉ में कोई भीड़ तंत्र को नहीं स्वीकार सकता, परंतु उस पे भी आते हैं कि भीड़ तंत्र आजकल कौन उसको एक प्रकार से प्रोत्साहित कर रहा है। पर जो लोकतंत्र है और राजतंत्र है, लोकतंत्र और राजतंत्र में यही अंतर है कि लोकतंत्र में एक चाय वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सके, एक आदिवासी समाज से आने वाली बहुत ही साधारण घर की बेटी भी राष्ट्रपति बन सके। और जो ये राजतंत्र है उसमें ये होता है कि मैं, फिर मेरे बाद मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा दामाद या जो भी है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों में अंतर है। और जहाँ जहाँ आपने ये उदाहरण दिया है वो फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज या परफेक्ट डेमोक्रेसीज नहीं है। भारत में भी लंबे समय तक, जब तक डेमोक्रेसी अपने पूरी तरह से पैरों को और जमा नहीं पाए, हम 1947 में आज़ाद हुए, हम डेमोक्रेसी बने, पर मेरे हिसाब से हम लोग एक एलिटिस्ट डेमोक्रेसी थे। 1947 टू बहुत लंबे समय तक हम लोग एक एलिटिस्ट डेमोक्रेसी थे। मतलब कि पावर कॉरिडोर्स पे कुछ ही लोग काबिज थे, जिनके पास वो संपन्नता थी, जिनके पास वो पारिवारिक कनेक्शंस थे। धीरे 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 करते करते हम आज एक पीपल्स डेमोक्रेसी बने हैं, एक पीपल्स प्राइम मिनिस्टर है और एक पीपल्स प्रेसिडेंट है। पद्मा अवार्ड्स भी देखिए, पहले किस किस को पद्मा अवार्ड मिलता था और आज सबसे साधारण लोगों को तो पीपल्स पद्मा। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है जो हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे लोकतंत्र का और हमारे एक पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस का। मुझे लगता है कि हमें इसकी दिशा में बढ़ना है, ना कि उस दिशा में जाना है। और मुझे लगता है कि अगर कोई लोग ये एग्जांपल देते हैं कि क्योंकि बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में है तो हम बांग्लादेश या पाकिस्तान थोड़ी बनना चाहते हैं। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूँ सर। कांग्रेस का जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो मोतीलाल नेहरू जी वॉज द एक्टिव पॉलिटिशियन एट द टाइम ऑफ अंग्रेज या फिर ब्रिटिशर्स। उनके बेटे थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी जी, उनके सुपुत्र राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी के परिवार में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी। ये एक डायनेस्टी दिखाई देती है जो कि हमें प्री इंडिपेंडेंस भी दिखती है। प्री इंडिपेंडेंस में जो कंसीव किया कि मोतीलाल नेहरू जी से वो चीज़ जवाहरलाल नेहरू जी तक ट्रांसफ़र हो पाई, संभवतः सर यही नैरेटिव बाद की कांग्रेस में रहा हो।
हालांकि इस विषय पर अब तो कांग्रेस वाले ज़्यादा जवाब दें कि वो कैसे चलाते हैं इस चीज़ को। लेकिन सर, चूंकि वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी बहुमत में एनडीए है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा सीट्स बीजेपी के पास हैं। लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं सर कि देश में जो अपोजिशन है और अपोजिशन में जो लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से ज़्यादा फैमिली पॉलिटिक्स वाले हैं? समाजवादी पार्टी, हम्म, लालू जी का परिवार, हम्म। उमर अब्दुल्ला परिवार, तमिलनाडु परिवार, महाराष्ट्र परिवार जो उद्धव ठाकरे परिवार, ये परिवार के लोगों को लोग क्यों नहीं समझ पाते? जब आपको ये लगता है कि ये गलत है, तो हम बीइंग ए लोकतंत्र के रखवाले, और आप जो कि एक तरह से पार्टी प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टी प्रवक्ता दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के, हम अपनी ऑडियंस को और आप अपने वोटर्स को कहाँ समझाने में कम रह जाते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए गलत है? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे देश में, मैं वोटर्स को नहीं ब्लेम करता हूँ इसके लिए। क्या हुआ कि जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, जैसे-जैसे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, पहले की सरकारों ने क्या किया कि हमेशा एक एटीट्यूड रहता था कि हम सरकार है और जनता जो है, वो एक प्रकार से नौकर की तरह है और जो सरकार चाहेगी, वो पैट्रोनेज जनता को देगी। तो ये रिलेशनशिप जो था, वो रिलेशनशिप था पैट्रन और बेनिफिशियरी का। अब पहली बार इस रिलेशनशिप को ध्वस्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा जनता जनार्दन, जनता मालिक है, हम एक सेवक हैं, हम एट बेस्ट एक सर्विस प्रोवाइडर है। हमें जनता को कोई चीज़ हम पैट्रोनाइज़ नहीं करते, ये जनता का अधिकार है। जो देने का तरीका है, जो इसको रिलेशनशिप का तरीका है, इसको पूरी तरीके से इसको चेंज करने का काम अगर किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब आप देखिए कि कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं हम आपको 1 लाख रुपए खटाखट दे देंगे, वो वादे पूरे करते नहीं हैं। उससे किस प्रकार की स्थिति हिमाचल में पैदा हुई, किस प्रकार की स्थिति कर्नाटक में पैदा हुई, आर्थिक स्थिति, वो हमने देखी है। और दूसरी ओर है नरेंद्र मोदी जी का मॉडल, जो कहते हैं कि मैं आपको खटाखट कुछ नहीं दे सकता हूँ। हाँ, आपको मुद्रा लोन मिल सकती है, आप मुद्रा लोन लीजिए, अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, आप अपने पैरों पर खड़े होइए। हम आपको टॉयलेट बनाकर दे सकते हैं घर में, हम आपको पक्का आवास बनाकर दे सकते हैं। तो एक है कि आप किसी को हैंड टू माउथ रखते हैं और उसके लिए कुछ करते नहीं हैं, और एक है कि आप एक किसी की ज़िंदगी में क्वालिटेटिव सुधार लाते हैं। ये दोनों मॉडल अलग है और हम जो इस मॉडल को अगर देखें तो आज लोगों ने सेकंड मॉडल को अपनाया है और धीरे-धीरे करके लोग जो है वो भी इस फ्यूडल माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं। पर ये जनता की गलती नहीं थी, ये तो उन पॉलिटिकल लीडर्स की गलती है कि वो हमेशा जनता को इस प्रकार से ही रखना चाहते थे। अमेठी में भी आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने गरीबी में ही रखा लोगों को और गरीबी में रखते हुए उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किए। अब ये बात ठीक है कि वहाँ पर आपने कई बार लोगों को प्रभावित कर दिया, इमोशनल अटैचमेंट के साथ ही आप लोग हमेशा वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। पर वो इमोशनल अटैचमेंट के अलावा लोगों की ज़िंदगी में बदलाव क्या लाए, वो भी एक सवाल पूछना ज़रूरी है। सर, लोकतंत्र और भीड़तंत्र, शुरुआत जहाँ से हमने एक सवाल छोड़ा था, सर कई बार आज की राजनीति को जब देखते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रश्न निकल के आता है कि वोट परसेंटेज किसके पास ज़्यादा है। कोई भी पार्टी है जब अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो वहाँ पर कास्ट के समीकरण देखती है कि किस तरह से वहाँ के क्लास के समीकरण देखती है, और सब चीज़ें जो संभवतः वोट के लिए आवश्यक हैं वो देखी जाती होंगी। बड़ा सवाल ये है कि सर जिस लोकतंत्र में हम हैं, वहाँ जिसके पास एक वोट भी ज़्यादा है, अब वो उस 100% का फेथ डिसाइड करेगा। सिंगल वोटर मतलब वोट से आप संभवतः समझ रहे हैं। तो ऐसे में क्यों ना उन लोगों की बातें ज़्यादा सुनी जाएं जो बहुत अच्छे से खुश हैं कि मुझे मुफ्त का सिलेंडर मिलेगा, मुफ्त बिजली मिलेगी, मुफ्त पानी मिलेगा, और उन्होंने इस नैरेटिव को समझा दिया उन राजनेताओं ने कि मैं अगर सत्ता में आया, क्योंकि ये बहुत सच्चाई है कि हमारे देश की बहुत सारी वेल्थ टॉप 10 के पास है, टॉप 10% लोगों के पास है, क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हम आगे भी चल के डिस्कस करेंगे। तो ऐसे में उस आदमी को जब ये अपेक्षाएं दिखती हैं कि मैं इस पार्टी को वोट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सत्ता में आया तो मैं फ्री सिलेंडर पाऊंगा और मैं फ्री बिजली पाऊंगा, तो मेरा सवाल सर यहाँ से निकलता है कि ऐसे तो कभी प्रोग्रेसिव स्टेट बन ही नहीं पाएंगे सर, क्योंकि फ्री बीज पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सख्त है सर। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आप लेटेस्ट उदाहरण ले लीजिए, आप कर्नाटका का और हिमाचल का उदाहरण ले लीजिए। हिमाचल का उदाहरण लीजिए ना, अभी 2 महीने की सैलरी चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो आपने इतना बड़ा कर्जा हिमाचल के लोगों को दे दिया है,
86,500 करोड़ का कर्जा है आज हिमाचल प्रदेश के लोगों पर। ये इसलिए हो चुका है क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के बदले आपने ऐसे वादे कर दिए, 1500 रुपये महिलाओं को दे देंगे प्रति महीने, पर वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं। बिजली मुफ्त कर देंगे, नहीं कर पा रहे हैं। और उल्टा फिर आपको डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। कर्नाटका में भी जो इन्होंने वादे किए, 60-70 हज़ार करोड़ के वादे किए, अब पता चल रहा है कि डेवलपमेंट का एक भी काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी सारे पैसे जो है या तो लूट में जा रहे हैं या तो आपने कंगाली कर दी है। तो जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के मॉडल लेकर आए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, वहाँ पर कंगाली और वहाँ पर लूट ही मचाने का काम किया है। अब कर्नाटका में पूरा वादा नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर पेट्रोल, डीजल, दूध, पानी, बस के फेयर सबके दाम बढ़ा दिए। हाँ, प्रीमियम लिकर का दाम कम कर दिया है, वो एक अलग विषय है। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉडल है, ये खटाखट मॉडल, इससे जनता को चुनावी वादा करके ये लोग लाभान्वित या प्रभावित कर देते हैं, पर चुनाव के बाद क्या होता है? आज की खबर है कि जो 1500 रुपये देने की बात हुई महिलाओं को हिमाचल में, उन्होंने कहा है कि यदि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है और आपको मिल गए 1500 रुपये, तो हम आपसे 4500 रुपये वापस लेंगे। तो ये लूटने का काम है, केवल उस समय पर चुनावी लॉलीपॉप देना और फिर जाकर वादा पूरा ना करना। ओपीएस की बात इन्होंने की, ओपीएस कहाँ लागू किया है कांग्रेस पार्टी ने? कर्नाटका में कहाँ ओपीएस है? तेलंगाना में कहाँ ओपीएस किया? हिमाचल में भी ओपीएस करने की स्थिति में अब बचे नहीं है ठीक से। रिसेंट डेज में सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त और तल्ख टिप्पणी रही कि वर्तमान टाइम में राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से फ्रीबीज की घोषणा किए जा रहे हैं, मुफ्त की योजनाओं की घोषणा किए जा रहे हैं, और इस पर वित्त आयोग भी काफ़ी ज़्यादा सख्त रहा है कि इससे राज्य के ऊपर बहुत ज़्यादा भार आता है। राज्य एज ए नेशन भी और एज ए स्टेट, जो 28 स्टेट्स हैं उसके रूप में भी, फाइनेंशियल जब बर्डन आता है तो डेफिनेटली देश की प्रोग्रेस उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो हमने जहाँ से शुरू किया कि लोकतंत्र, इस विषय पर क्या आपको नहीं लगता कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? जनता को लालच दिया जा रहा है, लोकतंत्र को संकट में डाला जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली देश संकट में है। बिल्कुल, देखिए, मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जो वादे करते हैं उसके प्रति ईमानदार रह सकते हैं या नहीं। जैसे हमने जो वादे किए, हमने हमेशा उन वादों को पूरा करने का काम किया, और ये वादे आज नहीं, हमने 1950 से जो वादे किए, वो वादे आज जब हम लोगों के पास उतनी संख्या बल आई तो हमने उसको पूरा किया। सर, हमने जैसे अभी फ्रीबीज से रिलेटेड होकर के बातें की, तो एक और कनेक्ट यहाँ से निकलता है, और वो ये, ऐसे में भारत सरकार ने हाल ही में एनपीएस के स्थान पर ऑप्शन यूपीएस का दे दिया है, और जितना मैं डेटा देख रहा था, एक साल में सरकार को लगभग 6,500 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। तो क्या सरकार, केंद्र सरकार, अपोजिशन के ओपीएस के प्रेशर में आकर यूपीएस ले आई है सर? कैसे ओपीएस के प्रेशर में आए? 2000, मैं बताता हूँ, ये जो पहले तो इसका नाम है यूपीएस। यूपीएस को हमने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने आकर अपनी बात रखी, तो 6 अप्रैल 2023 को कमेटी गठित की गई। उसके बाद ओपीएस पर पूरा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। हमने उस पर कोई भी बात नहीं कही, हमने नहीं कहा कि हम इस वाली व्यवस्था के साथ जाना चाहते, क्योंकि एनपीएस को लाने का काम भी मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। वाजपेयी जी के ज़माने में शुरू हुआ, पर उसको पूरी तरह से लाने का काम मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया से लेकर रघुराम राजन, सब ने इसकी वकालत की, खुद मनमोहन सिंह जी ने वकालत की। तो क्या एनपीएस ख़राब था इसलिए लाए क्या? उसके बाद इन्होंने ओपीएस के वादे किए सबको, उसके बावजूद भी हमने ये नहीं कहा कि हम उस वाली व्यवस्था में जाएंगे। तीनों चुनाव में हमें जीत मिली, भारी संख्या से हम जीते, और क्योंकि हम लोग हमेशा लोगों के प्रति एक भाव रखते हैं कि उनकी कुछ परेशानियां होंगी, कुछ समस्याएं होंगी, तो उसको अकोमोडेट करना, डेमोक्रेसी का नाम ही ये है कि अकोमोडेशन रखना। तो हमने एक कमेटी गठित की थी, उनका फीडबैक मिला, जो फीडबैक के आधार पर वो रिपोर्ट आई, तो एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम दी गई है, जिसमें से दोनों में से जो ऑप्शन लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, कि या तो उनको इसमें जाना है, यूपीएस में आना है तो यूपीएस में आओ, या तो एनपीएस में रहना है तो एनपीएस में आओ। यू टर्न तो इन लोगों ने किया। 2024 के मैनिफेस्टो में ओपीएस कहाँ है कांग्रेस पार्टी के? तो हम लोग ओपीएस से डर कर यूपीएस नहीं लाए हैं, उल्टा कांग्रेस पार्टी स्वयं ओपीएस से अब यू टर्न कर रही है। वरना तेलंगाना में, कर्नाटका में और हिमाचल में और कांग्रेस के 2024 के मैनिफेस्टो में कहाँ पर है ओपीएस? एक जिक्र नहीं है, और उन्होंने लागू भी नहीं किया है। तो क्यों नहीं किया? तो असलियत में तो कांग्रेस पार्टी यू टर्न करके चली गई।
सर लेकिन राजस्थान सरकार ने गहलोत जी के नेतृत्व में ओपीएस लागू किया और था। उसके बाद वो चुनाव हारे। उसके बाद वो चुनाव हारे। और तो मैं इसी में इसका एक कंटिन्यूटी में लाइन हाँ, बोलता हूँ कि आप लोग जो यूपीएस लाए, अगर ये चुनावी मैनिफेस्टो में होता तो इसका शायद आपको वोटिंग लाभ भी मिलता। यही तो मोदी जी की खासियत है। मोदी जी कोई भी काम चुनावी फायदे या नुकसान के लिए नहीं करते। जो देश के लिए सही है, वो देश के लिए अगर सही है तो वो आएगा, चाहे उसका चुनावी फायदा हो या चुनावी नुकसान हो। उसमें हमारे पास तो अवसर था कि बजट चुनाव से पहले हम बड़ा लोक लुभावना देते, एग्जैक्टली। पॉपुलिस्ट बजट देते, और सरकारों ने किया भी है। हमने देखा है कि एक समय पर एक सरकार ने 60,000 करोड़ का किसान कर्ज माफी का जो है झांसा दिया था, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ। आज मोदी जी ने इस प्रकार के वादे नहीं किए। हाँ, पर क्योंकि हमारा किसानों के प्रति कमिटमेंट है, तो चाहे वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना हो, एमएसपी फसलों पर बढ़ाकर देने की बात हो, या एमएसपी को जो फॉर्मूला स्वामीनाथन जी ने दिया है उस पर लागू करके देने की बात हो, या अगर आप देखें कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर बजट भी 25,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ किया है, ये हमने किया है क्योंकि इसका चुनावी फायदे या नुकसान से हम इसको नहीं तोलते हैं। जो देश के लिए सही है वो करते हैं। सर वर्तमान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबेट इस बात के अराउंड शुरू हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट जिसमें एससी एसटी के अंदर सब कैटेगराइजेशन की बात हुई, उस सब कैटेगराइजेशन को ये मान करके कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और केंद्र सरकार इसे लागू कराना चाहती है, बिकॉज केंद्र सरकार की मंशा है कि आगे चलकर एससी एसटी को यूनाइट ना रहने दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो भविष्य में सरकार वोट बैंक के रूप में जो एससी एसटी यूनाइट होकर के एक जगह वोट देता था, उसे ब्रेक कर दिया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया कैसे। तमिलनाडु में सब कैटेगराइजेशन तमिलनाडु की सरकार ने किया हुआ है, यही चैलेंज होकर सुप्रीम कोर्ट में आया है। तो यदि ये किसी का नॉट रॉन्ग सर, ये पंजाब से आया है। नहीं, ये तमिलनाडु से आया था। Okay. और तमिलनाडु में ऑलरेडी है इन फोर्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सब कैटेगराइजेशन के खिलाफ है तो तमिलनाडु की सरकार से पूछें, डीएमके की सरकार है वहाँ पे। सर एससी एसटी सब कैटेगराइजेशन फिलहाल के टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैं केवल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, सरकार की ड्यूटी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कराए, फिर भी सरकार पर इस बात का प्रेशर क्यों आता है कि सरकार फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बड़ा क्लियर है कि यदि स्टेट्स चाहे, सेंटर की बात नहीं हो रही, ये आदेश आपने अगर देखा हाँ, है, yes sir. इसमें एक पॉइंट ये है कि सब कैटेगराइजेशन एससी एसटी में करना स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए वैलिड है। Yes, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, इसके सेंटर का कोई लेना देना नहीं है। exactly. और स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया है, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, नॉन बीजेपी सरकार, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, नॉन बीजेपी की सरकार, चाहे वो अन्य प्रदेशों की सरकार हो। तो बीजेपी की सरकार का ये विषय ही नहीं है, ये केंद्र की सरकार का विषय नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी सब कैटेगराइजेशन किया है, लोगों ने उसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सब कैटेगराइजेशन हो सकता है एससी और एसटी में। तो अगर ये गलत है या अगर ये फूट डालो राज करो की राजनीति अगर कोई कह रहा है, कांग्रेस पार्टी या कोई कह रही है, तो वो डीएमके के नेताओं से बात करें जो इसके पक्ष में है, या पंजाब के नेताओं से बात करें, उनकी ही पार्टी के और आम आदमी पार्टी के जो इसके पक्ष में है। दूसरी बात जो गलत फैलाई जा रही है कि क्रीमी लेयर का कोई इसमें फैसला नहीं है, वो एक ऑब्जर्वेशन था और हमारे सांसदों ने, बीजेपी के सांसदों ने विरोध करते हुए कहा कि क्रीमी लेयर एससी एसटी में नहीं हो सकता। इस पे पोजीशन बहुत क्लियर है, जो संवैधानिक व्यवस्था है आरक्षण की उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्रीमी लेयर की कोई व्यवस्था एससी एसटी के उसमें आरक्षण में नहीं है और वो क्लैरिफाइड है कि उसमें क्रीमी लेयर का तो कोई लेना देना नहीं। हाँ, पर सब कैटेगराइजेशन पर अब कांग्रेस पार्टी डीएमके से पूछे कि क्या उन्होंने जो सब कैटेगराइजेशन किया, जिसमें कि उन्होंने जो नॉन डोमिनेंट एससी एसटीज है उनको आरक्षण दिया, क्या वो फूट डालो और राज करो की राजनीति है? और देखो, कांग्रेस पार्टी जब ये राजनीति पे आती भी है तो जरा हम इतिहास में जाकर देखें, क्योंकि ये पूरी राजनीति अल्टीमेटली अब जो राहुल गांधी का नया जो अवतार है सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में, इससे वो उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उनसे ज़रा एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली बात कास्ट सेंसस पे आती है। 1931 तक कास्ट सेंसस होता था, 51 में रोका किसने? श्री नेहरू जी ने। कास्ट सेंसस को ही नहीं बल्कि श्री नेहरू ने
रिजर्वेशन पर 1961 में क्या लिखा था स्टेट गवर्नमेंट्स को, आपको पता है ये लेटर? उन्होंने लिखा कि मैं रिजर्वेशन के सख्त खिलाफ हूँ। आम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन दिया, उन्होंने कहा मैं सख्त खिलाफ हूँ क्योंकि इससे सेकंड क्लास लोग पैदा होते हैं। फिर आइए 70s में आई इंदिरा जी। इंदिरा जी की जब सरकार गई थी और जनता सरकार आई थी 2 साल की इमरजेंसी के बाद, तब मंडल आयोग बैठा। मंडल आयोग की रिपोर्ट 1979 में, उसके बाद वो सरकार चली गई जनता की, तो इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इंदिरा जी की 1980 में सरकार आई, लागू किया मंडल को, उन्होंने लागू किया। क्या उनका नारा पता है क्या था कांग्रेस का? न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। उसके बाद इंदिरा जी का बयान है, अभी निकालने में समय लग जाएगा। उन्होंने कहा मैं जातिवाद और जाति की राजनीति के सख्त खिलाफ हूँ और मेरे हिसाब से जाति शब्द ही नहीं होना चाहिए। 1984 में उनकी दुखद हत्या हुई। उसके बाद आए राजीव जी। राजीव जी के पास अवसर था मंडल आयोग को इम्प्लीमेंट करने का, किया नहीं किया। फिर आई वीपी सिंह की सरकार। वीपी सिंह की सरकार किससे सपोर्टेड थी? बीजेपी से। बीजेपी सपोर्टेड वीपी सिंह की सरकार मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करती है। तब राजीव गांधी 6 सितंबर 1991 को खड़े होकर क्या कहते हैं पार्लियामेंट, 1990 में खड़े होकर क्या कहते हैं पार्लियामेंट में? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, इससे समाज का विभाजन होगा। ये राजीव गांधी के ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में बयान है। उसके बाद आते हैं कि ये लागू होती है, फिर उसको लागू करने वाले बीजेपी के लोग। मैं कहता हूँ कि ये अभी पूछते हैं ना कि हलवा शहर में कितने लोग थे, कितने सेक्रेटरी है ओबीसी एससी एसटी। राहुल गांधी जी से पूछिए कि ये एससी एसटी ओबीसी सेक्रेटरी, एससी एसटी तो छोड़ दीजिए, ओबीसी सेक्रेटरी 95 से ही बनने लगे। आज की तारीख में जो सेक्रेटरी बने हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी अगर आप देखेंगे तो वो 1988 या 87 या 85 के बैच के लोग होंगे। आपने पहले लागू कर दिया होता तो उस बैच के लोग बनते, तो उसमें ओबीसी आ जाते। आपने क्यों नहीं हुआ 1995 तक क्यों लागू नहीं करने दिया? 1995 के बाद जब लागू हुआ तभी तो ये ओबीसी सेक्रेटरी बने ना। आपके परिवार में कितने जो लोग हैं उन्होंने ओबीसी प्रधानमंत्री को बनाया? इस देश ने पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री जो अपना टेन्योर पूरा करता है, देवेगौड़ा जी पहले ओबीसी प्रधानमंत्री बने, पर जो अपना टेन्योर पूरा करता है वो कौन है? नरेंद्र मोदी। जो पहली बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने ओबीसी समाज से, वो कौन है? नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया 60 वर्षों में ओबीसी प्रधानमंत्री? कांग्रेस ने तो ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तक नहीं दिया। कांग्रेस ने आज की तारीख में, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, हमारे मुख्यमंत्री मांझी जी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। मौका मिला तो आपने रेवंत रेड्डी को बना दिया, जो कहता है ओबीसी समाज या कुर्मी समाज के लोग जो है वो उनके डीएनए में खराबी होती है। आपने क्यों नहीं बनाया? कर्नाटका में उनके चीफ मिनिस्टर, उनके चीफ सेक्रेटरी कौन है? हिमाचल में चीफ सेक्रेटरी कौन है? जहां इनकी सरकार है वहां पे चीफ सेक्रेटरी कौन है? ओबीसी समाज से। क्यों नहीं बनाते आप वहां पे? चलिए उनको छोड़ दीजिए। कांग्रेस की राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हैं? कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में खड़गे जी को छोड़कर कितने एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं? आपने क्यों नहीं बनाया? एसटी समाज की बेटी आज राष्ट्रपति बनी, आपने क्यों नहीं बनाया 70 वर्षों में? तो कांग्रेस पार्टी जब ये ओबीसी का शिगुफा या कास्ट का शिगुफा लेकर आती है, वो कहाँ खड़े? और 2004 से 14 के बीच में आपने जाति जनगणना की बात की, 2010-11 में इसको करने का काम किया, 5000 करोड़ खर्च हुए, रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की 14 तक? अजय माकन का भी लेटर है, बाकी उनके कांग्रेस के नेता जैसे चिदम्बरम जी का बयान है कि हम इसको जारी नहीं करेंगे, इससे समाज में विभाजन होगा। और आज अब सबसे बड़े पुरोधा हो गए। और देखिए, जब अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि जिनको अपनी जाति का खुद नहीं पता वो जाति जनगणना कराने में लगे हुए, नाम किसी का नहीं लिया, पर उनको बुरा क्यों लगा? उनके बारे में तो नहीं कहा गया, पर सवाल तो उठेंगे ना कि भाई आप पूरे देश को जाति पूछना चाहते हो तो क्या वो गाली है क्या? पर खुद की जाति जब लोगों ने पूछी भी नहीं है, पर जब केवल इतना कहा गया कि आपकी जाति क्या है किसी को पता नहीं है, तब आपको बुरा लगता है, आप कहते हैं कि ये गाली देने के समान है। भाई लोग पूछेंगे कि फिरोज गांधी से आप के जो थे दादाजी थे, फिर उसके बाद राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी के पुत्र हैं, तो आप बताइए कि आप कौन सी जाति में फिट होते हैं? तो अगर आपको पूछा जाता है तो आप बोलते हैं कि ये गाली है, और दूसरों को, पत्रकारों को अपनी जाति पूछ लेते हैं भीड़ में, और फिर वो ओबीसी पत्रकार को पीटा जाता है, तब वो ठीक होता है। वो लोगों से पूछते हैं, मालिकों से पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है कंपनी के, तब वो ठीक होता है। अब मिस इंडिया की जाति खोजने लगे।
अब बताइए मिस इंडिया में उनको शायद पता नहीं कि रिया टर्की या और भी बहुत सारे, रिया इक्का नाम की लड़की, वो ट्राइबल समाज से बनी है मिस इंडिया। हालांकि और उसमें रिजर्वेशन नहीं होता है। वो तो प्राइवेट, क्योंकि ये प्राइवेट बॉडी है, ये प्राइवेट और कंपटीशन। और जब से मिस इंडिया शुरू हुआ है, इसमें इब्राहिम से लेकर ऐश्वर्या राय से लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सब बने हैं। ऐश्वर्या राय जिनका ये मजाक उड़ाते हैं, वैसे अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो वो ओबीसी समाज से आती है, कर्नाटका के। ओके। ये जो मैंने पढ़ा है, आपने तो उनका मजाक उड़ा दिया। और ये तो बहुत पहले बनी है, ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी। पर मिस इंडिया की बात करने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपने क्यों नहीं बनाया? और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अभी है, मैं एक चीज जगदीप धनखड़, एक लास्ट कमेंट, जगदीप धनखड़ जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो जाट समाज से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, ये ओबीसी समाज है। तो मुझे बताइए कि जहां वो ओबीसी समाज से आते हैं उनका तो आप मजाक उड़ाते हो, आप उनको गालियां बकते हो, आप उनके पोस्टर का मजाक उड़ाते हो। तो ये कैसा सामाजिक न्याय है? तो इसका मतलब ये कहा जाए सर कि चाहे बात सेंस की हो या फिर बात को केवल इसलिए कहा जा रहा हो ताकि मीडिया के अंदर कवरेज मिले। नहीं, मीडिया के अंदर कवरेज मिले ये उनकी मंशा नहीं है। राहुल गांधी बहुत चीज़ें कहकर मीडिया की कवरेज ले सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष है। असली मानसिकता उनकी हिंदू समाज को बांटने की है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। और ये वास्तविकता है। आज बांग्लादेश में देखिए जो हो रहा है, बांग्लादेश में ज़्यादातर जो लोग हैं, बाय द वे, जैसे वेस्ट बंगाल में भी है, वो SC ST OBC समाज से है। 30% होते थे हिंदू बांग्लादेश में, आज घटकर 10% से कम है। क्या जिन लोगों ने आक्रमण किया और हिंदुओं को मारा, पूछा क्या कि आप कौन सी जाति हैं? आज जब 7 लाख हिंदू उन पर प्रताड़ना हुई तो चिटागोंग के एक शहर के मध्य में आए प्रदर्शन करने, तो वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कौन सी जाति है। दलित भी थे, नॉन दलित भी थे, सब एक साथ आए क्योंकि हिंदू पर आक्रमण हुआ ना। SC ST समाज के लोगों पर, जब OBC समाज के लोगों पर हमला हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द उन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं बोला। वैसे तो आप दलहित करते हो, तो ये दलहित की राजनीति है, दलित की राजनीति नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते तो आप बोलते बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, आप गाजा के मुस्लिमों के लिए बोल सकते हो, पर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं बोल सकते। तो ये दलित के नाम पर दलहित की राजनीति जो करते हैं, आज जब आप लोग सिलेक्टिवली साइलेंट हो जाते हैं, आप कहते हैं कि SC ST OBC के लिए आपका दिल धड़कता है। आपको पता है कर्नाटका में 14,000 करोड़ रुपए SC ST समाज का डाइवर्ट कर दिया गया है। तो क्यों किया? वाल्मीकि स्कैम, जो वो ट्राइबल लोगों का पैसा जो है वो आपने डाइवर्ट करके उसमें भ्रष्टाचार किया और लैम्बोर्गिनी खरीद ली। तब आपका दलितों के लिए प्रेम कहाँ गया? रोहित वेमुला का केस कितना बड़ा बनाया था राहुल गांधी ने। तेलंगाना की सरकार और पुलिस ने कहा कि इसमें कोई भी एंगल नहीं है और रोहित वेमुला दलित ही नहीं था। तब आप कहाँ चले गए? तेलंगाना की सरकार ने मस्जिदों के लिए और वक्फ के लिए जो है बजट बढ़ा दिया हजारों करोड़ से, और जो 22,000 करोड़ का बजट था SC समाज का, उसको काट दिया और 7,000 करोड़ कर दिया। कहाँ है आपका दलितों के लिए प्रेम? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये राहुल गांधी केवल एक बांटने के लिए कि हिंदू समाज बटे, और दूसरी ओर आप क्या कहते हैं, वोट जिहाद हो। तो मुस्लिमों को या वोट बैंक को एक करो और हिंदुओं को बांटो, ये राजनीति करने के लिए राहुल गांधी ये सारे शगुफे लाते हैं। और अगर वो जेन्युइनली कंसर्न्ड होते तो वो बताते ना कि क्यों आपने तेलंगाना में दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ये उनका वादा था, बनाते। अच्छा, हरियाणा में मौका है इनके पास सर। हरियाणा में 10 सेकंड और, कुमारी शैलजा के पोस्टर लग गए सब जगह, दिल्ली में और पता नहीं कहाँ कहाँ। घोषित कर दो कि हम कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री के पद का दावेदार बनाते हैं, वो तो दलित समाज से आती है। एक बार बोल दे राहुल गांधी और कर दे न्याय, सामाजिक न्याय। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपकी इतनी सारी बातों का अगर मैं एक साथ सार निकालने का प्रयास करूं, क्योंकि मैं बीच में बहुत सारी चीज़ों पर काउंटर क्वेश्चन करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी कंक्लूड अगर मैं करता हूं तो एक पॉइंट में है कि ये केवल राजनीति के लिए जाति का उपयोग किया जा रहा है, देश को बांटने के लिए, और इसे जाति का राजनीतिकरण भी कहते हैं। ये काफ़ी अच्छे लेखकों ने इस बात को मेंशन भी किया है और ये देश में काफ़ी समय से लॉन्ग डिबेटेड इशू है। लेकिन सर, अभी इन दिनों रेप का भी राजनीतिकरण हो रहा है, ऐसा भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में है, क्या ये सही है? बिल्कुल है, क्योंकि आप देखिए कि जो मंडली उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है, हाथरस पहुंची, मणिपुर पहुंची, आज बंगाल में वो पहुंच नहीं पाए परिवार के पास,
पीड़िता के। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस पर कि 30 वर्षों में हमने ऐसा केस नहीं देखा जहां पर एविडेंस के साथ, केस पेपर्स के साथ, क्राइम सीन के साथ इतनी टैंपरिंग की गई हो। पश्चिम बंगाल की सरकार, पुलिस और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए गए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस प्रकार से परिवार को गुमराह किया, परिवार ने आकर कहा, हाईकोर्ट ने भी कहा, और उसमें ऑडियो कॉल्स भी आ गए कि कैसे उनको सुसाइड पहले बताया गया, तुम्हारी बेटी बीमार है, ये कहा गया। उस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल को ममता बनर्जी ने प्रमोट कर दिया और दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल 4 घंटों में बना दिया, फिर ओएसडी बना दिया। और जो आवाज़ उठा रहे हैं सत्य के लिए, उनके ऊपर क्या होता है, कोलकाता पुलिस नोटिस भेज देती है, या उनके मंत्री उदयन गुहा बोलते हैं कि मैं उंगली तोड़ दूंगा, या अरूप चक्रवर्ती डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको कहते हैं कि तुम बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहती हो इसलिए प्रदर्शन का बहाना कर रही हो। और लगातार हम देख रहे हैं कि बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, सबूत मिटाओ, बलात्कारी बचाओ, यही चल रहा है। और इस पर राहुल गांधी जो संविधान बचाने की बात करते हैं, प्रियंका वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करती हैं, वो क्यों नहीं पीड़िता के पास पहुंचे? सर वो तो केजरीवाल जी के पास भी नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि सिलेक्टिव आउटरीच है, चयनात्मक रूप से आक्रोश प्रकट करना है। और तेरा रेप मेरा रेप, मतलब कि एक डायग्राम है, एक पाई चार्ट है। अगर आप देखेंगे कि रेप अगर बीजेपी रूल स्टेट में हो तो उस पर आक्रोश प्रकट करना है, और रेप अगर नॉन बीजेपी रूल स्टेट में हो तो वहाँ पर आक्रोश नहीं प्रकट करना है। फिर देखना है कि पीड़िता का धर्म क्या है, पीड़िता की जाति क्या है, अपराधी की धर्म और जाति क्या है। उत्तर प्रदेश में भी एक रेप हुआ, उस पर भी राहुल गांधी चुप रहे। वो पता है कौन सा था? जो रेप हुआ अयोध्या में, क्योंकि रेपिस्ट का नाम था मोहित खान और वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, और रेप जिसका किया उसने वो 12 साल की निषाद समाज से आने वाली बच्ची थी। वैसे तो अगर ये होता तो राहुल गांधी कूद पड़ते, पर क्योंकि रेपिस्ट का नाम मोहित खान था, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का था, तो वहाँ पर चुप हो जाना है। तो बताइए ना, कन्नौज से लेकर, अयोध्या से लेकर कोलकाता तक राहुल गांधी क्यों नहीं उठा पाए? और उल्टा यहाँ पर कहा गया इस 12 साल की बच्ची के रेप के केस में कि बच्ची का नार्को टेस्ट हो, मतलब कि पीड़िता पर सवाल उठाया जा रहा है। वहाँ पर कहा गया आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस में कि ये बेटी ने सुसाइड कर लिया। जब संदेश खाली हुआ था तो अपराधी का नाम शाहजहां था, तो उस पर एक शब्द नहीं बोला। 55 दिन तक ममता बनर्जी की सरकार ने बचाया, सुप्रीम कोर्ट तक शाहजहां को बचाने के लिए चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहजहां से ऐसी कौन सी मोहब्बत है आपको, उस पर एक शब्द नहीं कहा गया। क्योंकि तराजू में तोला जाता है कि अगर बलात्कार हुआ है, बेटी SC ST PDA समाज से है, पर बलात्कारी अगर वोट बैंक वाले समाज से है तो इसका पलड़ा भारी है, तो इस पर चुप हो जाना है और एक शब्द नहीं बोलना है। इसीलिए राहुल गांधी से पूछे कब जाएंगे वो। सर एक सवाल इसी से कंटिन्यूटी में है, मणिपुर के मामले में भी अक्सर अपोजिशन ये लाइन उठाता है कि जब पश्चिम बंगाल का मामला होता है तो पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मणिपुर के मामले में पूरे देश भर में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किए बीजेपी ने? मणिपुर में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। मणिपुर पर पार्लियामेंट में बहस हुई, प्रधानमंत्री ने बयान दिया, पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर। गृह मंत्री 3 दिन रुक कर आए। हालांकि मणिपुर के पूरे घटनाक्रम का कॉन्टेक्स्ट आप जानते हैं कि वहाँ पर 2 समुदायों के बीच में, ये पहली बार नहीं, 1991 में भी इससे ज़्यादा भीषण वहाँ पे दोनों समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ था। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उस समय पर तो हज़ारों लोग मारे गए और गृह राज्य मंत्री ने केवल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में ले कर दिया था, चर्चा भी नहीं हुई, ना गृह मंत्री वहाँ पर गए। इस बार जब मणिपुर की चर्चा की भी बात आई, अब देखिए इनकी पॉलिटिक्स की जो किस प्रकार का परिचय मिलता है। केंद्र में तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, मणिपुर के सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज तक लेकर आई है नो कॉन्फिडेंस मोशन। वहाँ पर तो उनकी संख्या है ना असेंबली में, असेंबली के सेशन भी हुए। वहाँ पर मणिपुर नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर वो भी जानते हैं कि असलियत क्या है। वहाँ पर किसी को बचाया नहीं गया, वहाँ पर वो जानते हैं कि वो वहाँ पर सरकार को बर्खास्त करने के लिए स्टैंड ही नहीं ले सकते, और केंद्र की सरकार को बर्खास्त करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। अच्छा, इसमें भी देखिए उन्होंने पहले क्या कहा कि 267 में चर्चा हो, चर्चा हम तैयार थे। फिर कहते हैं 267 में चर्चा हो पर पहले प्रधानमंत्री बयान दे। अब 267 का जो नियम है उसमें सरकार ओपन नहीं कर सकती है, विपक्ष ओपन करता है। तो हमने कहा कि भाई अगर 267 में करानी है तो आप कर लीजिए, तो पार्लियामेंट होने नहीं दिया, सेशन को कंटिन्यू नहीं होने दिया। पर जैसे दिल्ली सर्विसेज बिल पे विषय आया तो सारे मामले मणिपुर के पीछे हट गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का समर्थन चाहिए था चुनाव में, तो दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा होनी थी पार्लियामेंट में,
और उसमें बैठकर चर्चा कर रहे थे। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए मणिपुर के विषय पे, और जब प्रधानमंत्री मणिपुर के विषय पर बोले तब वॉकआउट कर दिया। और मणिपुर के विषय में हमने तो किसी को नहीं बचाया, रेपिस्ट को, हमने इंस्टीट्यूशनल कवर अप नहीं किया। पर बंगाल के विषय में जहां पर क्लियर कट इंस्टीट्यूशनल कवर अप दिख रहा है, संस्थागत और व्यवस्थागत तरीके से इंस्टीट्यूशनल आप कवर अप कर रहे हैं, मतलब सबूत मिटा रहे हैं, गुंडों को भेजकर क्राइम सीन को डिस्टोर्ट कर रहे हैं, आपने एफआईआर करने में देरी कर दी, माता पिता कह रहे हैं कि हमें समर्थन नहीं दिया जा रहा है, और जो भी आवाज उठा रहा है उसको आप नोटिस भेजकर तानाशाही रवैया दिखाकर डरा रहे हैं। ये बंगाल सरकार का फेलियर है, बंगाल सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। तो पर ये राष्ट्रपति को लिखित में ये दे सकते हैं कि ये तो गवर्नर का विशेष अधिकार है, गवर्नर जी करेंगे। तो गवर्नर मिले भी है राष्ट्रपति से। जी जी जी। अब मुझे नहीं पता कि गवर्नर मिलकर राष्ट्रपति से क्या बोला, पर राष्ट्रपति जी का भी बयान आया कि इनफ इज इनफ। क्योंकि देखिए, रेप वाले विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बात सही है कि देश में अनेकों जगहों पर हर रोज अनेकों रेप होते हैं, एक भी रेप नहीं होना चाहिए। 86 रेप रिपोर्ट होते हैं। हर रेप गंभीरता का विषय है। पर आज बंगाल का विषय राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा इसलिए बना है क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 20, 21, 22, 30 दिन से, जब ये वीडियो आउट होगा तब तक और भी दिन गुजर जाएंगे, हमने देखा है कि किस प्रकार से एक कवर अप किया गया सरकार के लेवल पर, चाहे वो पुलिस के लेवल पर हो, चाहे वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर हो। और लगातार ममता बनर्जी की सरकार ऐसे कवर अप को समर्थन और पेट्रोनेज देती नजर आ रही है। और जो पार्टी आंदोलन के कोख से निकली है, जब कोई आंदोलन करता है, जब कोई प्रदर्शन करता है, तो नबन्ना अभियान में किस प्रकार से आपने देखा, कंटेनर से लेकर बैरिकेड से लेकर लाठी, डंडे, लकड़ी, हॉकी स्टिक, सब का इस्तेमाल किया गया ताकि डॉक्टर्स और छात्रों को रोका जा सके। उन प्रदर्शनकारी छात्रों को हत्यारे और मर्डरर्स और रेपिस्ट कहा गया। और यहां तक कि हमने देखा करने सड़कों पर क्यों आ गई सर? ये मतलब वो कह रही है कि टीएमसी की मुखिया, टीएमसी की सरकार, जिसमें टीएमसी की हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी है और टीएमसी की होम मिनिस्टर ममता बनर्जी है, उसका इस्तीफा मांगने टीएमसी की नेत्री आई है। मतलब ममता बनर्जी ही ममता बनर्जी से ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि उन्हीं की सरकार का फेलियर है। अपरिचित स्टाइल। मुझे लगता है कि ये केवल 2 ही लोग करते हैं इस देश में। अरविंद केजरीवाल अपने सरकार के खिलाफ धरना दे देते हैं और ममता बनर्जी भी अपने सरकार के खिलाफ धरना दे देती है, क्योंकि ये दिखाता है कि वो एक प्रकार से केवल और केवल ड्रामा करना चाहते हैं। ये इसको मैं कहता हूँ ABCD, आरोप लगाओ, ब्लेम गेम करो, कवर अप करो और ड्रामा करो। ये ABCD का हिस्सा है। आपकी जिम्मेदारी है, होम मिनिस्टर आप है। संजय रॉय जो पकड़ा गया है अभी तक, वो सिविक वॉलंटियर होते हुए पुलिस कमिश्नर के नाम पर जो बाइक थी वो कैसे इस्तेमाल कर रहा था, उसका उस अस्पताल में ऐसा एक्सेस कैसा था। जो प्रिंसिपल था, जो इतनी सारी चीज़ें कर रहा था, करप्शन कर रहा था, ऑर्गन को लेकर भी अभी बहुत सारे आरोप लगे हैं, इतने समय तक उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप थे, विजिलेंस ने क्या किया और आपने 4 घंटों में उसको प्रमोट कर दिया या उसको दूसरी पोस्टिंग दे दी। वो हेल्थ मिनिस्टर के अधीन आता है, तो कायदे से तो हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई ऐसा फैसला दे जो सत्ता पक्ष के समर्थन में लगता हो, अपोजिशन के खिलाफ लगता हो, तो उसे टैग कर दिया जाता है कि आप लोगों की सुप्रीम कोर्ट के साथ कुछ सेटिंग है। ये क्या है सर? देखिए, इसको मैं बोलता हूँ कंडीशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये शायद बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी कल्पना नहीं की होगी। सर, राम मंदिर का मुद्दा आया हो, बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो सेटिंग है। चाहे अभी रिजर्वेशन का मामला हो, बोले जो लोग खुद नहीं कर पाते सुप्रीम कोर्ट से कहलवा देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो कि देखो ये तो इसलिए लाया गया है ताकि लगना चाहिए अपोजिशन को कि उसकी भी तरफ से सुप्रीम कोर्ट सुनती है। देखिए, मुझे लगता है कि ये क्या है हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है कि अगर लोकतंत्र होना है तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों में बैलेंस बहुत जरूरी है। ऐसे में पहले जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल, फैसले दे देते हैं तो न्यायपालिका पर सवाल। मैं तो अगेन यही कहता हूँ सर कि लोकतंत्र संकट में है, इसके लिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सोचना सबको है। दरअसल ये लोग वो है जो लोकतंत्र में नहीं, केवल परिवार तंत्र में विश्वास रखते हैं, और असलियत में इनका पारिवारिक एग्जिस्टेंस खतरे में है, परिवार तंत्र खतरे में है। इसीलिए जब जब परिवार पर संकट आता है वो उसको लोकतंत्र का संकट बताते हैं। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट जब कोई मामले में एक फैसला सुनाता है कि रफाल में घोटाला नहीं हुआ,
तो सुप्रीम कोर्ट को गालियां बकते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को बेल दे दे तो लोकतंत्र बहाल है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को बेल ना दे तो सब कुछ जो है लोकतंत्र में ख़त्म हो चुका है। ये चयनात्मक कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंडीशनल कमिटमेंट, मतलब कि जब फैसला मेरी तरफ हो चुनाव का या सुप्रीम कोर्ट का तब तो मैं उसमें आस्था रखूं, और जब फैसला मेरे खिलाफ हो तब मैं लोकतंत्र को ही गाली देने लगूं। मतलब मोदी विरोध में उतरते उतरते देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल करना, परंतु ये तो इनके डीएनए का हिस्सा है ना। आप सोच रहे हैं 1975 में इमरजेंसी लगाकर किसने संस्थाओं को कुचला? ये माई वे और हाईवे, इंडिया इज इंदिरा, ये तो इनके डीएनए में है। तो अगर राहुल गांधी के पक्ष में फैसला ना आए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिका हुआ है, और अगर फैसला उनकी तरफ आता है तब सुप्रीम कोर्ट बहाल है। तो मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी को इस पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। मेरी आपत्ति दर्ज करवा कर क्या फ़ायदा सर? इलेक्शन कमीशन और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है तो मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में हमने कभी भी देखा है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने ही इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, नवीन चावला के खिलाफ लेटर लिखा था। और उस लेटर के कंटेंट आप ज़रा पढ़ लीजिए कि उन्होंने क्या लिखा था, कि किस प्रकार से कांग्रेस को किस प्रकार से सूचनाएं मिलती थी, और नवीन चावला जी का क्या रोल और कनेक्शन रहा है गांधी परिवार के साथ, वो भी ज़रा देख लीजिए। सर, इलेक्शन कमीशन को लेके तो मैं केवल एक ही लाइन जानकर इस बार खुश हूँ कि पहला इलेक्शन है ऐसा जिसमें कि सत्ता पक्ष खुश, विपक्ष खुश और चुनाव आयोग खुश, क्योंकि पहला इलेक्शन जिसमें उन पर आरोप नहीं लगा। अदरवाइज लगभग हर चुनाव में उन पर नहीं, आरोप पर आपका ये जो कहना है बहुत शॉर्ट लिव्ड है। अभी इन्होंने फिर से आरोप लगाना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये दरअसल करते क्यों हैं, इस पर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्शन कमीशन बहाना है, परिवार को हार से बचाना है, तो एक एलिबाई खोज कर रखना है। मान लीजिए कल हम चुनाव हारते हैं तो ये कहेंगे ईवीएम खराब था, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ था, वरना तो हम जीत जाते। और यही उन्होंने कहा है। 99 जब पाए हैं तब उनका एक तर्क ये भी था कि अगर इलेक्शन कमीशन ठीक होता, अगर ईवीएम ठीक होते तो हमारी सीटें आ जाती। तो ये बहाना है क्योंकि अपने परिवार को लगातार हार से बचाना है। ये एलिबाई है, ये बना कर रखते हैं, ये हर चुनाव में यही कहते हैं। सर, आपकी चर्चा में अभी इमरजेंसी का जिक्र हुआ। इमरजेंसी अभी फिल्म के नाम से भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है, कंगना रनौत चर्चा में है। केवल मैं इतना जानना चाहूँगा सर कि कंगना रनौत के बयान को जिस तरह से पार्टी रिएक्ट कर रही है, उन्हें बोलने से रोका जा रहा है ऐसा मीडिया कवरेज में है, उनकी फिल्म के ऊपर सेंसर बोर्ड ने परमिशन देने से मना कर दिया है। मैं फ्रैंकली देखिए, मैं तो फिल्मों में ज़्यादा जाता नहीं हूँ और ना मुझे पता है कि ये फिल्म कब आ रही है, कैसे आ रही है और इसका क्या प्रोसेस है, तो मुझे तो इसमें कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी है। पार्टी में अलग अलग लोगों का अलग अलग दायित्व है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मेरा दायित्व है कि पार्टी की विचारधारा को मीडिया के सामने साझा करूँ जब अपेक्षित हो। जो मंत्री होता है उनका काम ये है वो सरकार में योगदान दे, जो सांसद होता है उसका काम होता है कि वो अपने क्षेत्र में योगदान दे। तो मुझे लगता है अपने दायित्व अनुसार लोगों को काम करना चाहिए। मैं अगर प्रवक्ता हूँ तो मैं सरकार का काम तो नहीं कर सकता, मैं प्रवक्ता हूँ तो मैं कोई कंस्टिट्यूंसी तो नहीं संभाल सकता। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के दायित्व बटे बटे से हैं, तो जिसका जो दायित्व होता है वो वैसे काम करता है। और मुझे लगता है कि इससे अधिक मुझे तो पता नहीं कि इस पर क्या है, क्योंकि मैं फिल्में देखता नहीं हूँ, ना मेरे पास समय होता है। तो उस पर एक वेब सीरीज चर्चा में है, हालांकि आप फिल्म नहीं देखते। मैं वेब सीरीज का कंटेक्स्ट इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाईजैक के ऊपर, जो कंधार हाईजैक हुआ था, उसके ऊपर एक वेब सीरीज अभी इन दिनों सोशल मीडिया में है। अच्छा, बनाई किसने? नेटफ्लिक्स वाली है सर। नहीं, डायरेक्टर कौन है इसका? मैं ये देखना तो भूल गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है डायरेक्टर का नाम अगर लोग देख लेंगे तो समझ जाएंगे आपका सवाल जहाँ जा रहा है। नहीं, मैं तो केवल सर यही कह रहा हूँ कि गठबंधन की जो सरकार होती है वो मजबूत या मजबूर, कैसी सरकार होती है? गठबंधन की सरकार 2014 में भी थी, वो भी मजबूत थी, 2019 में भी थी, वो भी मजबूत थी, 2024 में भी थी, वो मजबूत थी। क्योंकि मजबूती नंबर से नहीं आती, मजबूती मोदी की नीयत से आती है। मोदी की नीयत थी, इसलिए 2014 में हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। फिर भी हमने रामविलास पासवान जी हो, अकाली दल उस समय हमारे साथ था, तो हरसिमरत कौर बादल जी हो, वो सारे मंत्री बने। 2019 में तो और भी बहुमत आई हमारी बड़ी। तब भी मोदी जी की नीयत थी कि सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए रामविलास पासवान जी के अलावा बहुत सारे लोग बाहर से मंत्री बने।
और 2024 में भी वो नीयत में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको उसका उदाहरण बताता हूँ, क्योंकि देखिए, देश चलाने के लिए हमें 543 सांसदों की आवश्यकता है, हमें 140 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, और देश चलाने के लिए सबकी ज़रूरत है, इसलिए हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। संविधान बदलने के लिए, संविधान बदलने की बात ही नहीं है किसी की। संविधान बदलने का काम जो है अगर किसी ने किया है तो 100 से अधिक बार कांग्रेस पार्टी ने संविधान को बदला। यहाँ तक कि इमरजेंसी लाकर, इमरजेंसी के बीच जब पूरा विपक्ष जेल में था, तब संविधान की आत्मा जिसे माना जाता है, प्रियम्बल को, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ठूस कर, जो आम्बेडकर जी ने नहीं डाला था, उसको आत्मा पर चोट करने का काम कांग्रेस ने किया है। आपको पता है, जो ओरिजिनल संविधान की कॉपी है उसमें चैप्टर 3 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का है, उसमें प्रभु श्री राम की तस्वीर है, राम दरबार है। चैप्टर 4 में उसके ऊपर प्रभु श्री कृष्ण की तस्वीर है, गीता का प्रसंग है, हमारे गुरुओं की, सिख गुरुओं की तस्वीर है, छत्रपति शिवाजी महाराज की उसमें तस्वीर है। आज जो संविधान की कॉपी लेकर घूमते राहुल गांधी, लाल वाली, उस लाल वाली में तो ये सारी तस्वीरें नहीं है। वो तस्वीरें गायब किसने की? मतलब संविधान की आत्मा, प्रियम्बल पर चोट दादी ने किया। संविधान की जो पूरे शब्दों में चोट 100 बार बदल कर कांग्रेस पार्टी के परिवार ने किया। और जिस प्रकार से उसका एक जो पूरा उसकी विचारधारा है संविधान की, उस पर चोट गांधी नेहरू परिवार ने किया है। तो संविधान को बदलकर उसकी आत्मा पर चोट करना और आम्बेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ जाने का काम किया है, तो केवल कांग्रेस ने किया। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ सर, बीच में इसी से एक रिलेटेड सवाल। संविधान बचाओ के नाम पर इस बार का इलेक्शन लड़ा गया, तानाशाही ना लाओ इसके नाम पर चुनाव लड़ा गया। संविधान बचाने में और तानाशाही लाने में अपोजिशन को लग रहा है कि वो कामयाब हुए हैं, और उन्हें लग रहा है कि तानाशाही थोड़ी कमज़ोर प्रकार की आई है। अच्छा, क्योंकि स्पष्ट मेजोरिटी नहीं आई है। तो उनका कहने का तात्पर्य, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का रोल बहुत इम्पैक्टफुल रहा, और उसी सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्टर बिल इन दिनों चर्चा में है। इनको सबको रिलेट करते हुए सवाल का आंसर देना है। शुरू संविधान बचाने से और तानाशाही से करें। मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी ने कहा ना कि हमने संविधान बचा लिया 2024 में, बहुत बढ़िया। मैं उनको एक चैलेंज देता हूँ। उनका गठबंधन हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक हफ्ता पहले अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम 370 पाकिस्तान बातचीत छोड़ दीजिए, 370 को फिर से बहाल करेंगे। 370 जब तक बहाल था, मतलब कि देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो की यात्रा पे भी निकले, राहुल गांधी तो संविधान बचाओ कहते ही हैं। तो राहुल गांधी अपने इस गठबंधन के साथी से कहे कि 370 का हटना जो है वो सही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगाई है। और जब 370 लागू करने की बात करते हैं, तब आप संविधान बाबा साहब आम्बेडकर जी का जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देना चाहते हैं, और वाल्मीकि समाज को जो 70 वर्षों में पहली बार अधिकार मिला है आरक्षण का, उसके खिलाफ आप जा रहे हैं। मुझे लगता है कि देश भर में संविधान बचाने से पहले जम्मू कश्मीर में अपने अलायंस के साथ बैठकर संविधान बचा दो। इतना कर ले राहुल गांधी। तो सर, आपको कमजोर तानाशाही मुबारक हो। अब मुझे थोड़ा इस पर प्रश्न बताएं। मुझे लगता है कि देखिए, तानाशाही पर राहुल गांधी बोले ये तो स्वीकार्य भी है और समझ में भी आता है, क्योंकि तानाशाही क्या होती है ये उनको भली भांति जानते हो। उनके तो परिवार के डीएनए में तानाशाही है। इंदिरा गांधी जी ने जो तानाशाही का मॉडल इस देश को दिया है, जहाँ पर किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए गए, पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, मीडिया को क्रॉल करने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिस प्रकार का कानून उन्होंने लाया था, मीसा कानून, जिस पर लालू जी ने अपनी बेटी का नाम रखा है जब वो जेल चले गए थे। मुलायम सिंह यादव भी 19 महीने जेल में थे। तो तानाशाही असलियत में कैसे होती है, राहुल गांधी ही बता सकते हैं कि असली तानाशाही क्या है। उसके तो वो जीते जागते फ्लैग बेरर है, तो मुझे लगता है कि वही बता सकते हैं। पर हाँ, देश की जनता ने एक तानाशाह को वोट दिया है, तो ये गाली हमारे प्रति नहीं है, ये गाली जनता के ऊपर है कि जनता तानाशाह को वोट देती है। और ये कैसा तानाशाह है कि भाई दिल्ली में चुनाव जीतने दे देते हैं, पंजाब में चुनाव जीतने दे देते हैं, हिमाचल में चुनाव जीतने दे देते हैं, पंजाब में चुनाव जीतने दे देते हैं। कमजोर है सर। हाँ, उत्तराखंड में हम चुनाव जीते तब तानाशाही है, उत्तर प्रदेश में हम चुनाव जीते तब तानाशाही है। तो ये तानाशाही कैसे अपना स्वरूप बदलती है। अच्छा, राहुल गांधी जी जो है, उनके लिए केरल में लेफ्ट पार्टी तानाशाह है, पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं ममता दीदी तानाशाह है, पंजाब में खड़गे जी बोलते हैं आम आदमी पार्टी तानाशाह है। तो तानाशाही क्या है ये राहुल गांधी ही बता सकते हैं, पर देश की जनता पर ये आरोप नहीं लगाना कैसे जाता है सर, क्योंकि उस समय
चुनाव में इस मामले को ऐसा बजाया गया हम्म, कि सारे काम एक तरफ धरे रह गए और चर्चा इस बात पे शुरू हो गई कि हाँ, तानाशाही है। देखिए मुझे लगता है कि इसमें कैसा कहीं इकोसिस्टम है सर ये? कांग्रेस, देखिए सत्ता से बाहर तो चली गई, पर कांग्रेस का सिस्टम बड़ा ज़ोरदार और मजबूत आज भी है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो और भी प्रचार प्रसार के तंत्र यंत्र हो, वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों तक राज किया है उसके लोग आज भी वहाँ पर मौजूद है। और इसीलिए एक झूठ को 100 बार फिर से प्रचारित कर करके अपने गुनाहों पर लीपापोती करना और दिशा और ध्यान भटकाने के लिए झूठे वीडियो से लेकर, अमित शाह जी का तो झूठा वीडियो चलाया गया और धड़ल्ले से चलाया गया, झूठे वीडियो से लेकर झूठा नैरेटिव चलाना, ये कांग्रेस की तो महारत रही है। इसीलिए जब इस झूठ को सत्य के सामने रखा जाता है तब वो टूटकर चूर चूर हो जाता है, पर तब तक क्या है कि ये झूठ बहुत जगह फैल जाता है। तो मुझे लगता है फेक न्यूज़ की फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी बनी हुई है, पर उसके फेक न्यूज़ को लोगों ने भी ध्वस्त किया। ऐसा है, सारी फेक न्यूज़ फैलाने के बाद, सारे षड्यंत्र करने के बाद अगर वो केवल 99 तक पहुँचे हैं और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 240 मतलब पूरे इंडिया अलायंस से ज़्यादा मिला है, आज 14 राज्यों में कांग्रेस पार्टी 0 पर है, तो मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि झूठ की जो काट की हांडी वो बार बार नहीं चढ़ती। और लोग तो पूछेंगे ना, अब वो बोलते हैं संविधान बदल दिया, तो 370 के विषय में बताए ना राहुल गांधी जी। सर, देश ने सोशल मीडिया का दौर तब देखा जब जियो ने इंटरनेट को थोड़ा डेमोक्रेटाइज कर दिया। ये तो एक पक्ष है, लेकिन जियो खुद से कर नहीं सकता सरकार के बिना। सरकार ने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई कि देश में इंटरनेट सबकी रीच में हो गया। हम सब ने 250-300 रुपये जीबी का इंटरनेट भी देखा है और आज उसमें भरपूर जीबी का इंटरनेट भी देख रहे हैं। आज का दौर और एक इंटरनेट से पहले वाला दौर, जिस समय सूचना का तरीका या सूचना का जो साधन था, या तो वो प्रिंट मीडिया था या फिर वो टेलीविज़न वाला मीडिया था। उन दोनों मीडिया पर जैसा हम लोग सुनते हैं, तो आप बताएंगे सरकार के साथ हैं, इन पर कंट्रोल रखना सरकार के आसान बहुत हाथों में होता था। आज सोशल मीडिया के दौर में जहाँ कोई भी कैमरा उठा रहा है, कोई भी वीडियो बना रहा है, कोई कुछ भी बोलने बैठ जा रहा है, आज सूचना का बाढ़ आया हुआ है, फ्लड है। मतलब जो जिस तरह से सोचता है वो उस तरह से जानकारी दे देता है। आप पर आरोप लगता है, आपकी सरकार पर आरोप लगता है कि आप तानाशाही करके इस फ्लड को रोकना चाहते हैं। देखिए, आपने ही अभी कहा कि पहले के दौर में कुछ चैनल्स होते थे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक, कुछ पेपर्स होते थे, उनको कंट्रोल करना आसान था। तो उस समय पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी। ये कुछ एडिटर्स को आप अपने पक्ष में कर लो तो केवल आपका नैरेटिव चलता था, और हमने देखा भी है कि किस प्रकार से चैनल के एडिटर्स को अपने साथ करके केवल एक परिवार का ही जो है नैरेटिव चलाया जाता था। आज जो है हर एक व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सस्ता इंटरनेट है, 5G 6G कनेक्शन आ गए हैं, तो सब लोग जो है, आज तो देश में 80 करोड़ लोग जिनके हाथ में स्मार्टफोन है वो 80 करोड़ जर्नलिस्ट बन चुके हैं। कोई एडिटोरियल फिल्टर्स नहीं है, तो आज तो लोकतांत्रिकरण हुआ है। तो आज ज़्यादा डेमोक्रेसी है या आज ज़्यादा तानाशाही है? ये तो स्वयं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली बात है कि कांग्रेस अगर चाहती तो क्यों नहीं उन्होंने उसी समय पर सोशल मीडिया और जो इंटरनेट है उसका डेमोक्रेटाइजेशन किया। उस समय पर 300 रुपया जब रेट होता था 1 GB का, तो कितने लोग अफोर्ड कर पाते थे? और आज जब 9 और 10 रुपये है तो आज सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर एक्टिव है। उस समय पर स्मार्टफोन्स या मोबाइल फ़ोन्स थे, हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे, महंगे होते थे। आज हम लोग इस स्थिति में आ चुके हैं कि हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर असेंबलर बन के एक्सपोर्ट कर रहे हैं $10 बिलियन के मोबाइल फ़ोन। तो इसका मतलब आज ज़्यादा लोकतांत्रिकरण हुआ है, इन्फॉर्मेशन का भी, और लोकतांत्रिकरण हुआ है सोशल मीडिया के ज़रिए। तो मुझे लगता है कि आज तो तानाशाही नहीं, आज तो डेमोक्रेसी है। परंतु देखिए, वही चीज़ है कि किस प्रकार से नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करना। और दरअसल जो लोग सोशल मीडिया की इतनी बातें करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर अरेस्ट किसी ने किया है तो कर्नाटका की पुलिस ने लोगों को अरेस्ट किया है सोशल मीडिया पर बात रखने के लिए। जैसे कर्नाटका की पुलिस अजीत भारती को पकड़ने आ गई थी, एक भीकू मात्रे के नाम से हैंडल चलाते विनीत नायक, तो उनको गोवा से अरेस्ट करने के लिए कर्नाटका की पुलिस चली गई। तो कोलकाता पुलिस भी किस प्रकार से आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले किस्से पर लोगों को ट्वीट डिलीट करने के लिए या उनको धमकी दे रही है
कि आकर पुलिस स्टेशन आ जाइए। तो कौन तानाशाही कर रहा है, कौन सोशल मीडिया को पुलिस कर रहा है? और एक मीम शेयर करने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। और यहाँ पर मोदी जी का एक मीम, वो बड़ा फेमस मीम शेयर हुआ था, तो स्वयं मोदी जी ने कोट ट्वीट किया था। तो दोनों के बीच का अंतर दिखाई देता है। और देखिए, कांग्रेस की समस्या ही यही है कि आज क्योंकि लोकतांत्रिकरण हुआ है सूचना का, सोशल मीडिया का, तो तब से लेकर कांग्रेस जो है उससे परेशान है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब फेक न्यूज़ के माध्यम से भी फैलाना चाहती है। पर फेक न्यूज़ को कंट्रोल करना, इसका मतलब ये नहीं है सोशल मीडिया पे कर्फ्यू डाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी जिम्मेदारी तय करना ज़रूरी है, क्योंकि फेक न्यूज़ जो है ये स्प्रेड करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसके नुकसान होते हैं, उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ता है समाज को, देश को। तो फेक न्यूज़ क्या फैलाने का अधिकार किसी को दिया जा सकता है? पावेल दुरोव, टेलीग्राम के ऑनर सीईओ, उन्हें फ्रांस गिरफ्तार करता है, आरोप लगाता है कि इसका उपयोग गलत कामों में हो रहा था। आपके नज़रिए से क्या है ये? देखिए, मुझे लगता है कि चाहे वो एआई हो, चाहे सोशल मीडिया हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इसमें, क्योंकि हम लोग डीप फेक का एक खतरा, बहुत बड़ा खतरा है। और जब तक ये डीप फेक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्रिएटेड कंटेंट लाखों लोग तक पहुंच जाए और फिर उसको करेक्ट किया जाए, तब गाड़ी छूट जाएगी। इसीलिए डेमोक्रेटाइजेशन होना तो सही है, पर डेमोक्रेसी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी होना और भी ज़रूरी है। और इसीलिए इसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। अब देखिए, फ्रांस में अगर कोई गिरफ्तार करे तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आता है, पर यहाँ पर अगर कोई रेगुलेशन लाया जाए जो पार्लियामेंट बनाए और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है उनको कहे कि भाई जो कानून आप विदेशों में फॉलो करते हैं वो देश में भी फॉलो करें, तो यहाँ पर उस पर लोग जो है हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। तो यही दिखाता है कि ये किस प्रकार की कॉलोनियल माइंडसेट के साथ भी कुछ लोग घूमते हैं कि विदेश में हो तो ठीक होता है और यहाँ पर हो तो उसको गलत मानते हैं। तो ऐसे कानूनों से सरकार के खिलाफ बोलने वालों को डरना चाहिए या फेक न्यूज़ वालों को डरना चाहिए? नहीं, सरकार के खिलाफ बोलना गुनाह थोड़ी है। हाँ, पर झूठ बोलना और झूठ के आधार पर देश में विभाजन पैदा करना, ये बोलने के लिए, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या सरकार के खिलाफ हो, ये दोनों ही गलत है। अगर आप सच बात कह रहे हैं तो किसी ने रोका थोड़ी है। आज तो सरकार के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला जाता। और मैं तो कहता हूँ कि आज तो फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल्स जैसे सुप्रिया सुनेत फैलाते हैं। कभी वो कहती है कि रेल का एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे को क्लैरिफाई करना पड़ता है कि ये ट्रेन हमारी नहीं है। कभी वो बोलते हैं कि नमस्कार योगी जी ने नहीं किया, पर सबने देखा कि मोदी जी को योगी जी ने नमस्कार किया था, आपने केवल आगे की क्लिप डाल दी। कभी आप झूठ फैलाकर लोगों को भ्रमित करते हैं, पर ये सोशल मीडिया कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती है झूठ फैलाने के लिए, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से वो लोग इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर मुझे लगता है कि उनको खुद को चयन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज़ ऐसी चीज़ है कि दोनों तरफ से फैलाई जा सकती है। तो एक का नुकसान हो सकता है, आपको फ़ायदा भी हो सकता है, पर नुकसान भी बहुत हो सकता है। सर, कुछ लोगों में ना बड़ी प्रकार से इस बात को लेकर के एम्बिग्यूटी रहती है कि एक तरफ तो मोदी जी को पोर्ट्रे किया जाता है कि ये तानाशाह हैं और ये किसी को अपने खिलाफ बोलने नहीं देते, वहीं दूसरी तरफ आज सरकार के खिलाफ लंबे समय से वो चैनल बहुत प्रमोट हो रहे हैं जो सरकार के खिलाफ ही दिन भर अपना एजेंडा चलाते हैं। चाहे फिर उसमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप संभवतः उन्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। ऐसे ही अपोजिशन में बहुत से नेता ऐसे हैं। समटाइम्स तो असदुद्दीन ओवैसी जी के बारे में अक्सर लाइन ये बोली जाती है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, क्लोज अलाए हैं, उन्हें वहाँ भेजा जाता है जहाँ पोलराइज करना होता है। ऐसे ही समटाइम्स ऐसा लगता है कि थोड़े दिन में शायद ये भी कहना शुरू करेंगे कि रवीश कुमार जी भी आप लोगों से मिले हुए हैं, वो लोगों को दूसरा सेंड वो बताते हैं, पक्ष बताते हैं ताकि आपका पक्ष स्ट्रांग हो। क्या है सर ये? एक तरफ तो डराने वाली बात चलती है और एक तरफ आपके खिलाफ हर आदमी बोलता हुआ खुले में पाया जाता है। देखिए, जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी की बात है, तो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हमने तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारा था हैदराबाद में। कांग्रेस पार्टी ने तो उनको समर्थन दिया था वहाँ पे। 2004 से लेकर 14 के बीच असदुद्दीन ओवैसी, जो भाजपा के बी टीम है, वो यूपीए के साथ गठबंधन में थे। और जब भी ज़रूरत पड़ती है महाराष्ट्र में भी एमवीए की सरकार को, तब वो एमआईएम के साथियों की मदद लेते हैं। तो मतलब ये तो वही हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप अगर ओवैसी हमारे बी टीम है तो समर्थन आप क्यों लेने जाते हो? ओवैसी के 4 विधायक बिहार में एमआईएम के आरजेडी ने अपनी पार्टी में शामिल कर दिए।
तो भाई बीजेपी की बी टीम थी तो आपने क्यों शामिल कर दिए? तो ये वही बात है कि झूठ बोलना है और निकल जाना है। और उनसे एक बार कहिए कि ये ओवैसी को हमारी बी टीम बनाते हैं, तो एक बार कह दे कि हम ओवैसी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे आगे भी, पर जब मौका मिलता है तो पहले गठबंधन कर लेते हैं, और फिर जब दोष देना होता है तो भाजपा को बता देते हैं कि भाजपा की बी टीम है। तो मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस का पुराना चरित्र रहा है। सवाल ये बनता है कि कांग्रेस पार्टी जो है आज उसकी कोई विचारधारा बची नहीं है। तो ओवैसी हो या कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो केवल एक ही, वो सारे लोग एक ही, मैं कह सकता हूँ कि एक ही विचारधारा पर चल रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, फैमिली फर्स्ट की पॉलिटिक्स एंड करप्शन फर्स्ट की पॉलिटिक्स, ये तीनों लोग एक ही वायरस के तीन अलग अलग वेरिएंट हैं। सर आपने मीडिया को तो खरीद लिया, ऐसा रवीश कुमार जी कहते हैं, सेठ आपका है। अब सोशल मीडिया पर वो बोलते हैं, अब आप उन्हें वहाँ पे भी रोकना चाहते हैं। सर ये नाइंसाफ़ी नहीं है? नहीं, अगर संभवतः उनकी बात अडानी जी के विषय में है तो अडानी जी को सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट अगर किसी ने दिया है तो वो राजस्थान की सरकार ने दिया था, गहलोत जी की सरकार ने। तो सेठ हमारे हैं तो राजस्थान की सरकार ने प्रोजेक्ट क्यों दिया था उनको उस समय पे? नहीं सर, तेलंगाना के अंबानी जी भी हैं और वहाँ पे सारे अपोजिशन वाले शादी में तो मैं वही कह रहा हूँ कि तेलंगाना में 12,000 करोड़ का एमओयू साइन कर देते हैं रेवंत रेड्डी जी, केरला में विलिनियम पोर्ट दे देते हैं, एमवीए की महाराष्ट्र में जब सरकार थी तब दिघी पोर्ट दे दिया जाता है, तब एयरपोर्ट उनको जब दिया जाता है तो एयरपोर्ट उनका क्लियरेंस दिया जाता है, वेस्ट बंगाल में ताजपुर पोर्ट दिया जाता है। तो ये कैसे हमारे सेठ है जिनको विपक्ष के नेता जो है प्रोजेक्ट दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये हमारे साथ जुड़े, तो अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप प्रोजेक्ट देकर उनको अपने स्टेट में न्योता क्यों दे रहे हैं? या तो राहुल गांधी जी जो है ये जो लगातार एक माहौल बनाते हैं, अडानी अंबानी केवल प्रतीक है, ये भारत की एंटरप्रेन्योरशिप को टारगेट करते हैं। 400 स्टार्टअप थे, आज 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप है। 4 यूनिकॉर्न थे, आज 125 यूनिकॉर्न है। 2 अडानी अंबानी को हटा दीजिए तो बाकी के यूनिकॉर्न अडानी अंबानी के हैं क्या? तो ये भारत की एंटरप्रेन्योरियल शक्ति को गाली देते हैं। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने स्वयं करोड़ों रुपए कैसे कमाए हैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप का, तो ये कभी फॉर्मूला किसी को बताता नहीं। बताना चाहिए कि वाड्रा स्कूल ऑफ बिजनेस कैसे चलता है, या ये नेशनल हेल्थ में कैसे 5,000 करोड़ की ज़मीन आपके साथ आ जाती है। इसको, इनका बिजनेस क्या है ये बताते नहीं हैं। और जो ईमानदारी से बिजनेस करके अपना यूनिकॉर्न या स्टार्टअप खड़ा करते हैं ये उनको गाली देते हैं, और अपने स्टेट्स में इन्हीं लोगों को इन्वाइट करके वहाँ पर धंधा भी करते हैं। तो ये भारत की एंटरप्रेन्योरियल शक्ति को गाली देते हैं। सर एक बेसिक सा सवाल, अंबानी अडानी टारगेट होते हैं, इलेक्शन में टारगेट होते हैं, अंबानी की शादी में सब जाते हुए दिखाई देते हैं। एक और कड़वा सच सर, एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये पता चलता है कि देश की 10% जो वेल्थ है उस पर अंबानी परिवार का कंट्रोल है। 2014 से है क्या? नहीं सर। अंबानी 2014 से पहले रेडी पट्टी लगा रहे थे? नहीं सर। या अडानी लगा रहे थे? अडानी जी का जो ग्रोथ है वो हुआ कहाँ से? गुजरात में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले मुंद्रा पोर्ट कांग्रेस की सरकार ने उनको दिया। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो अलग अलग जो लिबरलाइजेशन चीज़ें की गई तो अडानी जी का बिजनेस आगे बढ़ा। केंद्र में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पहली बार उनको कोल इंपोर्ट वगैरह करने की परमिशन मिली, तब वो सबसे बड़ा मुझे लगता है थर्मल पावर प्लांट खोला। ये सब जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस की सरकार जब थी और भाजपा की सरकार आने से पहले हुआ। तो बताइए कि कांग्रेस का क्या रोल है अडानी और अंबानी को खड़ा करने में, ये सब जाकर देख सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक सवाल है कि किसके हाथ में कितनी वेल्थ है, पिछले 10 वर्षों में जो जिनी कोएफिशिएंट जिसको कहते हैं, जिससे कि मापा जाता है असमानता को, वो जिनी कोएफिशिएंट जो है, जब लगातार वो जिनी कोएफिशिएंट सुधरा है मोदी जी के आने के बाद। आप कांग्रेस के यूपीए के ज़माने का जिनी कोएफिशिएंट और आज एनडीए के ज़माने का जिनी कोएफिशिएंट देख लीजिए, तो उसमें सुधार हुआ है। इसका मतलब असमानता जो है कम हुई है। आज जब मैं इससे इतना पूछना चाहता हूँ, 3.5 करोड़ आवास बने हैं गरीबों के, तो इनइक्वालिटी बढ़ी है या घटी है? 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 12 करोड़ टॉयलेट बने हैं, 11 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचा है। आज पर कैपिटा इनकम मोदी जी के आने के बाद दुगनी हुई है। हमारी जो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था बढ़ी है। तो क्या इक्वालिटी कम हुई है या इक्वालिटी
इनइक्वालिटी बढ़ी है? ये सवाल का मोदी जवाब। जी कहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। वर्ल्ड बैंक कहता है कि अमेरिका की पर कैपिटा इनकम का 1/4 पहुंचने में इंडियंस को 75 साल लगेंगे। हम गलत सोच रहे हैं या वर्ल्ड बैंक कुछ अलग तरह से सोच रहा है? मुझे लगता है कि देखिए, केवल इकोनॉमिक पावर बनना ही क्या एक प्रकार से अपनी छाप छोड़ना है क्या देश और दुनिया में? इकोनॉमिक पावर तो एक हिस्सा है उसका, पर भारत का जो पावर है, हम लोग तो पहले कोई सुपर पावर बनने की कोशिश या रेस में नहीं है। हम लोग विश्व मित्र या विश्व बंधु बनने की कोशिश करते हैं और विश्व बंधु बनते हैं। इसीलिए आज जब आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रपति है, वो यूक्रेन से तो बात कर सकता है, रशिया से बात कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। चाइना के जो राष्ट्रपति है वो रशिया से बात कर सकते हैं, यूक्रेन से बात कर सकते हैं? नहीं। कौन है वो व्यक्ति जो रशिया में भी व्लादिमीर पुतिन के गले मिल सकते हैं और यूक्रेन जाकर जेलेंस्की के भी गले मिल सकते हैं, और उस समय पर रशिया ने अनाउंस किया था कि हम बमबारी रोक देंगे यूक्रेन में। लेकिन सर, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मीम वायरल हुआ था, युद्ध रुकवा दिया पापा। मुझे लगता है उसके ऊपर जयशंकर जी ने पूरा बताया है कि युद्ध रुकवाना या जो लड़ाई थी वो रुकी थी, और उसी की वजह से हमारे हज़ारों छात्र, न केवल भारत के बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों के छात्र सुरक्षित लाए गए थे। तो मुझे लगता है कि अगर इस फैक्ट को डिनाई करना है क्यों, केवल इसलिए क्योंकि आपको मोदी को कमेंट करना है या टॉन्ट करना है, और मोदी विरोध में देश की जो ये उपलब्धि है या देश की जो एक स्थिति पहुंची है उसको आपको नकारना है, तो वो करने के लिए फ्री है। परंतु किस प्रकार से उस समय पर रशियंस ने फायरिंग रोकी थी, रशियंस ने उस पर रोक लगाई थी ताकि भारत के स्टूडेंट्स को सुरक्षित लाया जा सके, ये ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है और ये वेरीफाइड फैक्ट है। इस बार भी है, जब मोदी जी यूक्रेन थे तब भी फायरिंग रुकी थी, ये भी फिर से डॉक्यूमेंटेड फैक्ट बना। बट सर, इस बार की उनकी यात्रा को कोट इस तरह से किया गया कि इंडिया यूएस के सामने दब गया है आफ्टर मोदी 3.0 री इलेक्शन, कि हमारी पॉलिसीज़ में हल्का सा शिफ्ट है। पहले तक हम थे कि हम लोग स्पष्ट तरीके से रशिया के साथ थे, लेकिन इस बार हमको यूक्रेन भेजा गया है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने जब ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ, तब कांग्रेस पार्टी के सांसद इंक्लूडिंग मनीष तिवारी ने कहा कि नथिंग डूइंग, हमको रशिया को कंडेम करना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस में हमको रशिया के खिलाफ वोट करना चाहिए। मोदी जी ने कहा बड़े स्पष्ट तरीके से कि हमारी नीति जो है वो प्रो पीस है, प्रो ह्यूमैनिटेरियन है, प्रो नॉन वायलेंस है, और हम मानते हैं कि ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का समय है। और हमने अपने सारे जो हितों के हिसाब से हमने रशिया को भी बताया कि ये युद्ध का समय नहीं है, और हमने यूक्रेन के साथ भी जब जब खड़ा होना था, जब जब भी कोई अन्याय हुआ, हिंसा हुई, तो हमने उसको करने का काम किया। और जो नीतियां हमने अपनाई, तब कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह ने ही फिर आगे जाकर कहा कि जो नीति देश ने अपनाई है मोदी जी के तहत यूक्रेन रशिया में, वो सही थी। आज अगर कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह की बातों को नकार रही है तो वो उनका विषय है, परंतु मुझे लगता है कि विदेश नीति कम से कम एक ऐसा पहलू है जिस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमको देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो कम से कम ये बात ना करे, जिन्होंने इजराइल के साथ इतने वर्षों तक रिश्ते बहाल नहीं किए क्योंकि वोट बैंक का प्रेशर था, आज ऐसी स्थिति में है कि इजराइल के साथ भी हमारे मजबूत रिश्ते हैं, और 15 में से जो 7 या 8 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मोदी जी को दिए गए हैं, तो वो मुस्लिम कंट्रीज़ ने दिए हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो यूएई हो, बहरीन हो, चाहे वो पैलेस्टाइन हो। तो मुझे लगता है कि सभी पक्षों को साथ में लेकर अपने हितों को साधना। हम रशिया से तेल खरीदते हैं सस्ते में, उसका पूरी दुनिया को भी फ़ायदा है, हाँ, रेट नहीं बढ़ते क्योंकि उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है। पर रशिया से तेल खरीदते हुए, S-400 सिस्टम खरीदते हुए यूएस हमको प्रेडेटर ड्रोन भी बेच रहा है। यूएस ने हमको सैंक्शन नहीं किया है। अब यदि कोई इसको नहीं देखना चाहता है, और ये प्रेडेटर ड्रोन केवल नेटो एलाइज को बेचे जाते हैं, परंतु वो हमें दे रहा है। आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यूएस भी कर रहा है हमें। आज हम क्वाड में भी है और SCO में भी है। आज हम चाइना से भी बात करते हैं, आज हम रशिया से भी बात करते हैं, आज हम अमेरिका से भी बात करते हैं, हम इजराइल से भी बात करते हैं। हम इजराइल के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, और उनके ऊपर आतंकी हमला होता है तो हम कंडेम करते हैं। ईरान से पर भी हम बात कर सकते हैं। ईरान और पैलेस्टाइन से भी हमारे रिश्ते हैं, Exactly. और पैलेस्टाइन को हम एड भी भेजते हैं।
तो मुझे लगता है कि केवल वोट बैंक के लिए या मोदी विरोध में राजनीति करना इस विषय पे ये कांग्रेस पार्टी की इमेच्योरिटी को दर्शाता है। आखिरी सवाल सर, इंडिया अलायंस में कांग्रेस ने जब केजरीवाल जी का साथ चाहिए था तब साथ लिया। आज केजरीवाल जी किन्हीं कारणों से, करप्शन के कारण जेल में हैं, क्यों उनको साथ नहीं दे करके, छोड़ करके अकेला राजनीति को अलग तरीके से चलाया जा रहा है? क्योंकि देखिए, जैसे एनडीए एक गठबंधन है, इसका एक मिशन और विशन है। इंडिया अलायंस इसमें मिशन विशन नहीं है, इसमें केवल अपना अपना एम्बिशन, पूरा पूरा कन्फ्यूजन और पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन और डिवीजन। तो ये करप्शन करने के लिए, मोदी के खिलाफ एजेंडा और ऑब्स्ट्रक्शन कराने के लिए, अपने अपने एम्बिशन को साधने के लिए एक साथ तो आ गए। पर ये जो मॉडर्न डे में कहा जाता है, आप लोग तो मानते हैं कि शादी होती तो 7 जन्मों का रिश्ता है। हमारे जेन जी में कॉन्सेप्ट है फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स। तो ये बेनिफिट खत्म तो फ्रेंडशिप खत्म। अब देखिए, इंडिया अलायंस, टीएमसी और कांग्रेस, फ्रेंडशिप खत्म तो बेनिफिट खत्म। हरियाणा में फ्रेंडशिप खत्म तो बेनिफिट खत्म। पंजाब में तो पहले ही 3 तलाक था, जो दिल्ली में निकाह फरमाया था उसमें भी फ्रेंडशिप खत्म तो बेनिफिट खत्म। और इसी प्रकार से जहाँ जहाँ फ्रेंडशिप खत्म होती है वहाँ पे बेनिफिट खत्म हो जाता है। अब आम आदमी पार्टी में उनको करप्शन नज़र आने लगा है दिल्ली में। कुछ दिन पहले वो उनके साथी थे और चुनाव साथ में लड़ रहे थे। तो तब शराब घोटाला नहीं हुआ है और ईडी सीबीआई गलत काम कर रही, ये कहते थे। आज वही नेता जो कल तक अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले में बचाव कर रहे थे, वही धरने पर बैठे हैं कि ये शराब घोटालेबाज है, ये पानी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनाव पास आ रहे हैं और वहाँ पर गठबंधन नहीं है। हरियाणा के चुनाव पास आ रहे हैं और वहाँ पर गठबंधन नहीं है। तो ये अपने अपने मिशन और विशन के साथ नहीं, केवल एम्बिशन और अपने अपने करप्शन को छुपाने के लिए एक साथ आते हैं। और मैं वही कहता हूँ कि देखिए, ईडी सीबीआई को भी लेकर ये लोग बात करते हैं। यही राहुल गांधी कहते हैं ईडी सीबीआई ने केरल के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। यही आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बाघेल की सरकार थी तो कह रही थी कि ईडी सीबीआई भूपेश बाघेल को शराब घोटाले में गिरफ्तार करे। तो जब सहूलियत होती है तो ये कहते हैं कि सहूलियत की राजनीति होती है, तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस होती है। तब ये ईडी सीबीआई को जो है उसके कार्रवाई को चमत्कार बताते हैं, और जब सहूलियत नहीं होती तो गुनहगार बताते हैं। ओके, आपने इतनी देर तक इतना स्मूथली और इतना अच्छे से विस्तार पूर्वक अपने विषय पर अपनी बात रखी, इसके लिए आपका साधुभाव, धन्यवाद। लेकिन सर निवेदन ये है कि आपको देखकर बहुत सी ऑडियंस आप जैसा बनना चाहती है, रास्ता दिखाइए ना। देखिए, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग जर्नी होती है, कोई एक फॉर्मेट या टेम्पलेट नहीं होता है। पर 3 P मैं बताऊंगा, जो 3 P आपको हमेशा काम आएंगे। P फॉर पेशेंस, P फॉर परसिस्टेंस एंड P फॉर परफॉर्मेंस। अगर ये 3 P आपके अंदर है तो चाहे आपका फील्ड जो भी हो, रास्ता जो भी हो, ये 3 P आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। और ये 3 P भी मोदी जी में है। कोई भी चीज़ जल्दबाजी से नहीं मिलती, धीरे 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 आपको पेशेंटली उसके लिए रुकना पड़ता है। पर केवल पेशेंट रहकर पैसिव नहीं रह सकते, परसिस्टेंट रहना है, मतलब कि लगातार प्रयत्नशील रहना है। पानी जो पत्थर पर टपकता है तो एक दिन पर उस पर जो है वो निशान नहीं बनाता, पर धीरे 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 करके वही एक बूंद जो पत्थर पर गिरती है तो करत अभ्यास की जड़मति होती सुजान। तो मुझे लगता है कि वो सुरंग भी बना सकती है। तो P से पेशेंट, P से परसिस्टेंट और परफॉर्मेंस, नॉट परिवार। परिवार के आधार पर आप एक जगह तक तो पहुंच सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष तो बन सकते हैं, पर परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्रधानमंत्री बनने का मौका आपको तीसरी बार देश की जनता P फॉर पीपल देती है। आपने अपने आंसर में भी वही जो आप काम कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया, इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। अच्छा, एक सर लास्ट सवाल जो एक फायर राउंड की तरह से चलेगा, फटाफट बताते जाइएगा कि आपको कौन सा चैनल पसंद है? यूट्यूब। यूट्यूब पे एंकर कौन सा पसंद है? अजीत भारती। मीडिया में इतनी जगह आप जाते हैं, कौन से एंकर के साथ आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है? किसी से नहीं। ओके, किसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है?
कंफर्ट नहीं, मुझे पसंद बहुत आता है। मुझे 3-4 लोग बड़े पसंद आते हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप के डिबेट में, नाविका कुमार के, राहुल शिवशंकर के डिबेट में। अभी एक नया लड़का है प्रणेश कुमार रॉय, वो अभी 8 बजे टाइम्स नाउ पे एंकरिंग करते हैं। तो जो लोग अपने क्राफ्ट के माहिर है, मैं किसी का नाम नहीं छोड़ना चाहता, पर जो लोगों में हाजिर जवाबी होती है, जो लोग अपने क्राफ्ट के माहिर होते हैं, या जिन लोगों का एक अलग एक यूएसपी या स्टाइल होता है, उनके साथ डिबेट करने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे वैसे मज़ा तो राजदीप सरदेसाई के साथ भी आता है। लेकिन आप उनको कांग्रेसी पत्रकार बोलते हैं। नहीं, मैं कांग्रेसी नहीं कहता हूँ, वो तो टीएमसी के हैं। पर नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि देखिए, आप कोई भी चीज़ हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, वो दूसरों को तो बताते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो बताइए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब उनका 9 PM का शो है, कई बार ऐसे लगता है कि एक डिस्क्लेमर आना चाहिए कि इनका टीएमसी के साथ पारिवारिक कनेक्शन है, जिससे कि लोगों को, व्यूअर्स को पता चले कि जो व्यूज़ वो रखते हैं। जब जैसे अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरी डिबेट थी, तो उन्होंने बोला कि किसानों के विषय पर आपके नेता नहीं बोलते। मैंने बोला 1200 किसान आत्महत्या कर गए कर्नाटका में, आपने कितनी डिबेट की इस पर? तो बोला हमने रिपोर्ट चलाई। मैंने बोला डिबेट कितनी की? तो उनके पास उत्तर नहीं था। तो उनकी आंख जो है, वो हमेशा ट्वीट करते हैं माई आई कैचेस द स्टोरी। उनकी आंख कई बार बंद हो जाती है कई स्टोरीज पर, तो वो जब होती है तब ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फॉर प्रोप्राइटी, फॉर पब्लिक परसेप्शन, ये ज़रूरी है कि वो एक डिस्क्लेमर लगाए अपने शो में कि क्या देखिए, रिलेशन है, बाकी हमारे ऑडियंस को भी बताइए टीएमसी के साथ। नहीं, उनकी जो धर्मपत्नी है, जो कि एक समय पर तथाकथित रूप से पत्रकार थी, वो पक्षकार बनी है, वो राज्यसभा गई हैं टीएमसी के टिकट पर। तो ये वो लोग थे जो कहते थे कि हम पत्रकार हैं, हम कभी भी सत्ता के साथ नहीं जाएंगे, हम सत्ता से सवाल पूछने वाले हैं। तो सत्ता से आप कैसे सवाल पूछ रहे थे जब आपने सत्ता से ही राज्यसभा ले ली? या जैसे सुप्रिया श्रीनेत कल तक पत्रकार थी, टिकट लेकर चुनाव लड़ने चली गई पिताजी के सीट पे। या सुप्रिया भारद्वाज थी, वो भी पत्रकारिता में थी, अगले दिन आ गई यहाँ पर पार्टी में। तो आना चाहिए, कोई रोक नहीं है, पत्रकार भी बन सकते हैं। पर फिर लोग पूछेंगे कि क्या आप निष्पक्षता से पत्रकारिता कर रहे थे या कर रहे हैं? तो इसीलिए ये डिस्क्लेमर चलना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको एक बताऊं कि मेरा कोई रिलेशन है किसी चीज़ में, केस में, और मैं उसी केस का जज बन जाऊं, तो जज तो बताता है ना मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो रिक्यूज़ करता है अपने आप को। तो क्या राजदीप जी को भी या तो रिक्यूज़ हो जाना चाहिए 9 बजे से, या तो राजदीप जी को डिस्क्लेमर तो देना चाहिए कि मैं आज कर रहा हूँ डिबेट उत्तर प्रदेश के रेप पर मैं क्योंकि बंगाल से चुनी हुई सांसद पति हूँ, तो बंगाल पे मेरे विषयों को और उत्तर प्रदेश के मेरे विषयों को इस दृष्टि से देखा जाए। ओके, नहीं, आपको नहीं लगता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है? डेफिनेटली सर, बिल्कुल है। रवीश कुमार, अजित अंजुम, रवीश कुमार के भाई साहब भी कांग्रेस से टिकट पाकर उन पे बलात्कार के एक समय पे आरोप भी लगे थे, तो उनको भी अपने, देखिए ये दूसरों पे क्या कहते हैं कि पीएम केयर फंड पारदर्शिता दिखाएं, बोलते हैं ना, हालांकि वो आरटीआई आ गई, कोर्ट में चला गया, पर पारदर्शिता की मांग करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फुल डिस्क्लोजर, ये 3 चीज़ें हमेशा बोलते हैं। ये लिबरल उदारवाद के परिचायक भी है। तो अपने विषय में क्यों नहीं? जैसे मेरा, सबको पता है कि मेरा भाई कांग्रेस से है या कांग्रेस के परिवार से जुड़ा हुआ है, मैं तो खुला बोलता हूँ, ठीक है। आपको भी तो बताना चाहिए आपके भाई कहाँ से हैं। आपके सगे भाई, मुझे लगता है गणेश जी उनका नाम है, वो टिकट लिए हुए हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़े हुए हैं, तो बताना चाहिए। मैं ही नहीं कह रहा गलत है, आपके भाई की इंडिपेंडेंट जिंदगी है, आपकी पत्नी की इंडिपेंडेंट जिंदगी है, पर डिस्क्लेमर क्यों ना, डिस्क्लोजर क्यों ना हो? सरकार से सवाल पूछते कौन से पत्रकार आपको यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा पसंद है? उन्हें 1 2 3 में कर सकते हैं। नहीं, सरकार से सभी लोग सवाल पूछते हैं। मुझे लगता है कि 1 2 3 मैं क्या करता हूँ करूँ, जनता को उनके काम को देखकर उनका आकलन करना चाहिए, और जनता उनके काम को कितना सीरियसली लेती है वो भी जनता आकलन करके बताती है। इसीलिए तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। तो मुझे लगता है कि तीसरी बार अगर सरकार बनी है तो जनता ने ही इनके कामों का, इनके प्रचार का, इनके प्रोपेगेंडा का, या इनके असली सवालों का जवाब जनता ने दिया। मैं इनका क्या, मैं रैंकिंग करने की स्थिति में नहीं हूँ किसी की भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ज़्यादा समय आपने हमें दिया उसके लिए, और जल्दी ही फिर मुलाकात होगी ऐसे ही प्रश्नों के साथ। हमें बहुत कुछ एनलाइटन होने का मौका मिला, आगे और अच्छे से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आपका। थैंक यू।